वो तो ठीक है, लेकिन क्लास अपनी कम लगती तो इनको बोल दिया करो भाई अपनी। हाँ ये फिर भाई इतना गैप नहीं होना चाहिए ना, जैसे लास्ट वीक तो हमारा बिल्कुल एक ही क्लास लगी बस केवल, पता नहीं ऐसे क्यों। आप एक बार मैसेज कर दिया करो इनको, आप लोग बोलते हो ना ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि सर ओ हो, नहीं वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, आई एग्री कि अभी ओसी जैसे नहीं आ रहा है शायद, अभी नहीं आ रहा ना ओसी, मुंह में एग्री करता हूँ, लेकिन वीक में 2 क्लास तो है, या तो पूरी तरह से बंद कर दो ओसी, ज्यादा बेस्ट है ना। नहीं वो भी ठीक है, छुट्टियां भी आ गई, और दूसरा क्या, जैसे वीक में एक ही या क्लास आई तो फिर को तो इतना लंबा गैप अप हो जाता है ना कि फिर वो डिस्कनेक्ट सा फील होता है, मतलब मैं खुद ही याद नहीं मुझे क्या पढ़ा के आया था मैंने आपके, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग भी उनको बोला करो कि एटलीस्ट 2 क्लास तो वीक में आए ही सही किसी भी सब्जेक्ट की, ताकि टीचर कैन कम्युनिकेट बेटर। और बताओ कैसा जा रहा है एग्जाम? बढ़िया जा रहा है, नंबर वंबर आ रहे नहीं आ रहे तुम्हारे? अच्छा उसके बाद नहीं हुआ क्या भी? क्या आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में? ओहो हो, थर्मोडाइनमिक्स, फिर तो ऑल द बेस्ट सच में। नहीं हुआ ना, तो जल्दी करवाओ। कहाँ गई अपनी फाइल? फाइल भी उड़ा दी है, देखो। चलो पहले स्टार्ट कर देते, छोड़ो। कहां तक पढ़ लिया था भाई अपन ने? नाइट्रेशन पूरा हो गया था क्या? नाइट्रेशन में हाँ पूरा हो गया था, नाइट्रेशन में मैंने आपको ये बता दिए थे कितने एग्जाम्पल होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सल्फोनेशन। क्या पढ़ेंगे? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। बच्चों सल्फोनेशन का मतलब है कि बेंजीन जो है ना, बेंजीन, उससे अपन को बनाना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन से अपन को क्या बनाना है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा? इस कंपाउंड को बोलते क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन के लिए हम करते क्या है? बेंजीन पर सल्फोनेशन करने वाले रिएजेंट्स डालते हैं, जैसे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर, है ना। या इसकी जगह हम डाल सकते हैं ओलियम। ओलियम जानते हो आप लोग? H2S2O7, बिल्कुल सही जवाब। H2S2O7। H2S2O7 को हम ऐसे भी लिखते हैं अगर आपको याद हो तो, H2SO4 प्लस SO3। SO3 की इसकी लेवलिंग भी करते हैं हम, ओलियम लेवलिंग। हो गई वो कंप्लीट, वो पूरी है ना परसेंटेज लेवलिंग। इसके अलावा बच्चों हम लोग करते हैं फ्यूमिंग H2SO4 का भी यूज कर सकते हैं ना, फ्यूमिंग H2SO4। और वी कैन ऑल्सो यूज क्लोरोसल्फोनिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोसल्फोनिक एसिड? ClSO3H। ClSO3H is known as क्लोरोसल्फोनिक एसिड। क्लोरोसल्फोनिक एसिड, ये सब इनमें से कोई भी एक, ऑब्वियसली ऐसा नहीं सारे एक साथ डाल दोगे, कोई एक जब आप डालोगे तो बेंजीन पर SO3H ग्रुप यहां पर जुड़ जाएगा। और इस जगह पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, याद रखिएगा इस रिएक्शन में पहली बार हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल यूज कर रहे हैं। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यूज कर रहे हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। अगर आपको ध्यान हो तो अब तक हमने जितने भी इलेक्ट्रोफाइल यूज किए थे वो सब केटाइनिक थे, याद है क्या? चलो आप जरा खड़े हो जाइए लास्ट बेंच पे, आपका नाम, बाकी बच्चे अपना काम करें और मनी मन में आंसर सोचें। बताइए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन था? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन था? कार्बोकेटाइन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन था? आप बताओ जल्दी, आप बताइए लास्ट में। असाइलियम आयन, फॉर्मूला क्या था? RCO प्लस। वैसे तो वो भी कार्बोकेटाइन होता है, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन होता है, इसलिए इसके लिए हम अलग से असाइलियम टर्म यूज करते हैं। अदरवाइज बोथ आर कार्बोकेटाइन, बट एक में रीअरेंजमेंट होता है अल्काइलेशन में और एक में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्या ये दोनों ही फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन में केटाइनिक
इलेक्ट्रोफाइल हम यूज कर रहे हैं, बताइए नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन था? खड़े भी होना पड़ता है शायद। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है? हाँ NO3+, बताइए क्या सही बोल रही है NO3+? हाँ नहीं वो नहीं, पीछे वालों से पूछ रहा हूं। गलत जवाब, आप बताओ क्या था? NO2+, NO3+ नहीं होता है भाई, NO2+, नाइट्रोनियम आयन। ऐसी ब्लंडर मत करो और दूसरे वो और बोल रहे हो कि सही बोल रहा है वो। कहां सही बोल रहा है वो, गलत बोल रहा है, तुम्हें ध्यान ही नहीं है इसका मतलब। बैठो सारे के सारे, नाइट्रोनियम आयन इज द इलेक्ट्रोफाइल। और आपको नहीं लग रहा कि तीनों के साथ तीनों रिएक्शन में केटायनिक इलेक्ट्रोफाइल थे, और इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है? न्यूट्रल। क्या यहां कोई चार्ज है? नहीं है, बोलो। अब ये न्यूट्रल है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि अनलाइक एटम के बीच में पाई बॉन्ड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। जैसे लाइक एटम के बीच में पाई बॉन्ड क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड को न्यूक्लियोफाइल। वैसे अनलाइक एटम के पाई बॉन्ड के बीच में पाई बॉन्ड आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। यहां तक ठीक है मामला? ठीक है, याद रखो यार, नोट्स कैसे भी करके, थ्योरी कैसे भी याद रखो, ठीक है। अगली क्लास का होमवर्क रहेगा पूरी कंप्लीट मॉड्यूल हाइड्रोकार्बन की पढ़ के आनी है, कर लाओगे? कब है अगली क्लास? हाँ तो पूरी मत पढ़ो, फिर तो टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। टिल एरोमेटिक से पहले पहले तक का, और मुझे बताना है कि क्या क्या मैंने नहीं पढ़ा है उसमें से, ठीक है। मैंने क्या क्या नहीं पढ़ा है ये आपको ढूंढना है, और आपको उसको याद करके आना है। बोलो याद तो कर लोगे? और जो समझ नहीं आएगा वो मुझसे डाउट पूछना है, बोलो ठीक है। तो अगली क्लास में डिस्कस होगा केवल मॉड्यूल। क्या डिस्कस होगा? और मॉड्यूल की थ्योरी डिस्कस होगी, केवल और केवल थ्योरी। बोलो कर लाओगे? थ्योरी में जो सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए वो सारे के सारे करके ले आना, बोलो कर लाओगे? क्योंकि हम सॉल्व एग्जांपल को जरा से भी छोड़ेंगे, थ्योरी को छोड़ेंगे और उसमें से क्वेश्चन आएंगे तो फिर निपट जाएंगे। क्योंकि हाई लेवल की चीजें, एडवांस लेवल की चीजें तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई रटने वाली चीजें छूट गई और मेरे से छूट गई और आपने भी भगवान बुरे से छोड़ के निकल लिए, और AITS में क्वेश्चन आएगा, पार्शियल एयर टेस्ट जो होंगे उसमें क्वेश्चन आएगा और आप बाद में बोलोगे सर ये कहाँ पढ़ाया था, तो मैं बोलूंगा अरे यार मॉड्यूल तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो ये हर बार याद रखो, मॉड्यूल पढ़ना है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, राइट। ये लोग क्या करते हैं, स्पेशली मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। आप भी ध्यान रखो, कोई और टीचर अगर आपको नहीं भी बोल रहा है, IOC वाले टीचर, PC वाले टीचर तो नहीं भी बोल रहे तो भी मॉड्यूल पढ़ो। हर टीचर आके बार बार नहीं बोलेगा, आपको अपने आप याद रखना है कि PW में ऑल इंडिया एयर टेस्ट होते हैं, तो इसमें जो रेफरेंस क्या रखते हैं? मॉड्यूल और DPP। तो जो मॉड्यूल और DPPs होती हैं, जो स्टैंडर्ड DPPs होती हैं, स्टैंडर्ड मॉड्यूल जो दिए हैं आपको, उसको जरूर लगाएं। ब्रह्मास्त्र लगाएं ना लगाएं, और कुछ लगाएं ना लगाएं, मतलब ऑब्वियसली वो भी लगाना है, बट एक होता है ना एक फंडामेंटल, यार वो तो मिनिमम होना ही चाहिए कि मॉड्यूल ही याद नहीं है अपने को। तो एक नॉर्मल बैच का बच्चा भी, अब देखो 12th में कुछ नॉन एयर के बच्चे डोमिनेट करने लग गए। अब एयर वाले बच्चे सोचते ना हम तो बहुत 30 मार्क हाँ बन गए, हम तो ऐसे, अब नॉन एयर के बच्चे उनको निपटा रहे, धोबी पछाड़ दे दे के, और इस और हमारे नंबर क्यों नहीं आ रहे? तुम पढ़ ही नहीं रहे हो यार। एयर के अंदर आ जाने का मतलब थोड़ी हो गया कि तुम्हें ठप्पा लग गया है। तो फिर नॉन एयर के बच्चे भी आते हैं, क्योंकि वो उनका फिक्स है ना अमाउंट के, मॉड्यूल और DPP तो अच्छे से करनी है। अब एयर वाला बच्चा सोचता है कि अरे मैं तो बड़ी बड़ी चीजें करूंगा, तो भाई बड़ी चीजें कब करेगा तू? जब ये अच्छे से कर ले। अब तूने वो भी अच्छे से नहीं करी, बड़ी बड़ी चीजें भी अच्छे से नहीं करी, है ना। तो मॉड्यूल पर फोकस रखें, DPP पर फोकस रखें, मिनिमम, ये मिनिमम है ना, इसके बाद आगे बढ़े, राइट और रॉन्ग? चलिए आगे बढ़े। अब बच्चों इसकी रिएक्शन कैसे होगी, आओ जरा मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहला स्टेप देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेंगे। आपको ही पता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जैसे एक H2SO4 एसिड और दूसरा H2SO4 बेस की तरह बिहेव करेगा। तो आप मुझे बताइए, जो एसिड है हाई टेम्परेचर पर वो तो क्या निकाल देगा? एसिड H+। जो दूसरा है वो क्या निकाल देगा? OH-। तो यहां पर बताइए H+ निकालोगे तो क्या बचेगा? HSO4-। ये आ गया HSO4-, साथ में क्या आ गया? वाटर। साथ में क्या आ गया? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहां पर आ गया OH, और यहां क्या आ गया? प्लस। ये कैसे आया सर? देखो इधर, देखो एसिड ने क्या निकाला? H+, और बेस ने क्या निकाला? OH-। बोलो मेरे दोस्त, तो H+ निकाला तो क्या बचा? HSO4-। OH- निकाला तो क्या बचा? HSO3S+। ठीक है, OH- थोड़ा है, तो यहां पर HOH मिलाकर क्या बन गया? H2O। अब आपको नहीं लग रहा कि ये तो और तगड़ा एसिड है? क्यों? क्योंकि O से जुड़ा हुआ H वैसे भी एसिडिक है और बगल में प्लस आ रहा है, तो आपको नहीं लग रहा? तो अब तो ये H+ और जल्दी निकल के तुरंत डबल बॉन्ड बना लेगा।
तो ये क्या करता है, वाटर को तुरंत H प्लस दे देता है। वाटर को क्यों देगा, क्योंकि ये तो अभी भी एसिडिक नेचर कैरी कर रहा है, तो ये तो एसिडिक नेचर का है, तो किसको देगा, जो बेसिक नेचर का होगा। और वाटर का नेचर आपको पता है एसिड बेस दोनों तरह का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये दोनों मिलकर क्या रिएक्शन बना लेंगे, बोलो, H3O प्लस H प्लस लेकर क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। और बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, SO3 डबल बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में डबल बॉन्ड। बोलो बेटा सही है। अब बच्चों यहां पर हमारा क्या होता है, जो आपका बेंजीन है, क्योंकि बेंजीन एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है, लाइक एटम के बीच में पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल, अनलाइक एटम के बीच में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या आपको समझ आ रहा है। तो यहां क्या होता है, सल्फर इस पे SO3 इस पे अटैक करती है। कुछ बुक्स में याद रखना इसको भी अटैक करवा दिया जाता है, इसको, है ना, डायरेक्ट। वो डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन तो किसी ने देखी नहीं है अंदर से, है ना, तो अलग अलग प्रपोज्ड मैकेनिज्म होते हैं। तो या तो उसको सीधा अटैक करवा दो, मैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहा हूं। तो आरडीएस स्टेप में बच्चों हाई टेम्परेचर पर यहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और यहां पर क्या आ जाएगा, O माइनस। जैसे ही ये बच्चों सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस जगह पर अब HSO4 H2SO4 यहां से रिएक्शन करके इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन करके यहां पर बेंजीन की एरोमेटिसिटी बच्चों क्या हो जाती है, रीस्टोर। और ये बन जाता है आपका क्या, HSO3H, HSO3 बेंजीन पर जुड़ जाती है। कैसे हुई, आओ जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले देखना, इस बॉन्ड को मान लो मैंने इधर तोड़ा, इधर ही क्यों तोड़ा, कहीं भी तोड़ा आपकी इच्छा है, सिमेट्रिकल साइट है। तो यहाँ नेगेटिव किससे जुड़ जाएगा, इसके पॉजिटिव से। यानी यहाँ सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो प्लस और माइनस के बीच में क्या ये बॉन्ड बन जाएगा, बोलो मेरे भाई। और बगल में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स एक एरोमेटिक केटायन है या नॉन एरोमेटिक, बोलो। आपका ध्यान नहीं, शायद आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो। एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। अब ये आपका क्या करेगा, इंटरनल। अब देखो ये बॉन्ड इधर तोड़ा है, बाकी तो बचे हुए हैं, तो मैंने दो डबल बॉन्ड लिख दिए, एक O माइनस लिख दिया। O माइनस ने वाटर का H प्लस लिया बच्चों, तो यहाँ H प्लस लेते ही, सॉरी वाटर का क्या, बगल का, तो आपको नहीं लग रहा कि ये तो है बेसिक साइट H प्लस एक्सेप्टर, और ये है एसिडिक साइट H प्लस डोनर। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी मॉलिक्यूल के अंदर, तो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। ये है बेस H प्लस एक्सेप्टर, ये है एसिड H प्लस डोनर। और यहां पर O माइनस H मिलाकर OH बना लेगा, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या एरोमेटिसिटी रीस्टोर हो जाएगी, तो इससे हम बोलेंगे बेंजीन स्टेबल हो गई, कंपाउंड वापस बन गया। तो ये तो हमने इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन किया, और ये कौन सा रिएक्शन करवाई हमने, EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बोलो बेटा सही है। इस रिएक्शन में बच्चों आरडीएस स्टेप कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज RDS। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बच्चों। इसमें अगर मैं आपसे रेट ऑफ सल्फोनेशन पूछूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, है ना, तो रेट ऑफ सल्फोनेशन बताइए किसका ज्यादा होगा, हाइड्रोजन वाली बेंजीन का, ड्यूटेरियम वाली बेंजीन का, या ट्राइटियम वाली बेंजीन का। अगर आपको याद हो तो नाइट्रेशन में एक बार नोट्स पलट के देखो, फटाफट नोट्स लाए हो ना सभी लोग, वो ऐसा नहीं नोट्स नहीं लाए। मेरी क्लास में नोट्स हमेशा रखा करो, और मैं जितना लेट आऊं ना 5-10 मिनट, हमेशा मैं जानबूझकर ही टाइम देता हूं बच्चों को। मैं एंट्री हमेशा 5-7 मिनट जनरली करता हूं, ताकि आप उस टाइम पर वो यूटिलाइज करके तुरंत नोट्स रिवाइज कर लो पिछली क्लासेस के, है ना। तो बताइए वहां पर हमने क्या बताया था, सेम रीजन क्या बताया था, आरडीएस स्टेप तो पहले ही हो चुका है ना। तो अब CH बॉन्ड तोड़ो, CD बॉन्ड तोड़ो, या CT बॉन्ड तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां फर्क पड़ता है, फर्क तो पड़ता है मेरे भाई, फर्क तो पड़ता है। रीजन क्या है, रीजन है बच्चों एक्सेप्शन। ये है, लिख लो, एक्सेप्शन। रीजन क्या है, एक्सेप्शन। तो लिखो, काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग, या आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड, पूरा लिखना चाहो तो काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट, या केवल आइसोटॉपिक इफेक्ट भी लिख सकते हो। आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ या नहीं हुआ, ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग
ड्यूरिंग सल्फोनेशन। और रीजन क्या है इसका? एक्सेप्शन। रीजन क्या है इसका? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जिसका कोई रीजन तो होता है लेकिन जनरल ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है ना। एक्सेप्शन मतलब ये मत सोचना जिसका कोई एक्सेप्शन का कोई रीजन नहीं होता ना। रीजन होता है लेकिन जो जनरल ट्रेंड्स हम क्वेश्चन या सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उन जनरल ट्रेंड्स को फॉलो नहीं कर रहा है वो रिएक्शन या वो पर्टिकुलर टॉपिक। अब क्यों नहीं कर रहा उसको समझते हैं। तो आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग दी सल्फोनेशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई हमारा। ठीक है, याद करो नाइट्रेशन में ऐसा बच्चों नहीं हुआ था। अब क्यों ऐसा हो रहा है आओ इसको समझते हैं ग्राफ से। यहां मैंने लिया एनर्जी वाई एक्सिस पर, एनर्जी डायग्राम बनाना आता है। वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? एनर्जी। और एक्स एक्सिस पर रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंस रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स चेंज इन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट, प्रोडक्ट्स, दे ऑल आर नोन एज रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। अब बच्चों इसका ग्राफ जो है ना वो ऐसा बनता है, देखो ऐसा। ये देखो ये है आपका PHH, बेंजीन को मैं PHH लिख सकता हूं ना। पीएच मतलब फिनाइल, उस पर एच जुड़ा है तो बेंजीन बन गई। अब यहां मैं इसको ऐसे लिख देता हूं PHSO3H, और इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब आप मुझे बताइए सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या सबसे लीस्ट स्टेबल है? बिकॉज वो नॉन एरोमेटिक है, और नॉन एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी ज्यादा। अब आप मुझे बताइए आरडीएस स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट इधर देखो बोर्ड पर, फर्स्ट स्टेप की ट्रांजिशन स्टेट ऊपर होगी या सेकंड स्टेप की? तो देखो जरा फर्स्ट स्टेप को थोड़ा सा ऊपर बनाया है। हालांकि नाइट्रेशन में बहुत अंतर था ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 में, लेकिन यहां बच्चों ट्रांजिशन स्टेट 1 जो है वो ट्रांजिशन स्टेट 2 के काफी क्लोज होती है। उसका कारण क्या है कि ये वाला जो ये स्टेप है ना ये इतना आसान नहीं है। ये फास्ट तो है लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ही मुझे बताइए आयनाइन जो है वो इक्विवेलेंट आरएस से स्टेबल है, तो ये हाईली स्टेबल कंडीशन हो जाएगी ना। तो इसलिए फॉरवर्ड होने के साथ साथ बैकवर्ड भी होगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो H प्लस निकाल के एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस से सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो इस कारण से ये जो स्टेप है ये फास्ट तो है, ये स्लो है। स्लो को आरडीएस बोलते हैं, लेकिन ये फास्ट काफी इसके स्लो वाले के काफी क्लोज है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट ये भी नहीं है। तो आरडीएस तो नो डाउट यही है, लेकिन इसकी ट्रांजिशन स्टेट काफी ज्यादा क्लोजर आ गई, क्योंकि इसको अचीव करने में आपको काफी एनर्जी लगेगी। इसलिए यहां का जो गैप है ना, देखो इधर ये वाला और ये वाला, इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों की ट्रांजिशन स्टेट में ज्यादा अंतर नहीं होने के कारण जैसे ही आप CH की जगह CD बॉन्ड लोगे तो तुरंत वो जंप कर जाएगा ऊपर की तरफ। थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो थोड़ा सा बनते ही वो ट्रांजिशन स्टेट 1 के ऊपर आ जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट अगर मान लो CT लोगे तो और ऊपर चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। इस कारण से हम बोलते हैं कि यहां पर आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, क्योंकि अब जैसे ही सोचो ना आप CH और CD, तो CH और CD में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? CD। तो CD बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो रिएक्शन। अब नाइट्रेशन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि अगर आप नाइट्रेशन का ग्राफ देखोगे तो ऐसा था, याद करो ऐसा। इसकी ट्रांजिशन स्टेट और इसकी ट्रांजिशन स्टेट में बहुत अंतर था, तो इसमें अगर आप थोड़ा सा ऊपर लाओगे, थोड़ा ऊपर लाओगे तो अभी भी ये पीछे ही रहेगा। बोलो ना यार। तो समझ में आ गया एक्सेप्शन कि नॉर्मली आइसोटॉपिक इफेक्ट या आरडीएस स्लो स्टेप डिसाइड करती है, लेकिन यहां स्लो स्टेप के साथ साथ फास्ट स्टेप भी रेट को गवर्न कर रही है। आरडीएस तो वही था लेकिन ये भी रेट को गवर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों काफी क्लोज आ गए। बोलो यार, कैन यू विजुलाइज? भाई आप सोचो, मैं आपसे पूछूं कि यहां से स्टेशन जाना है, यहां से स्टेशन जाना है पैदल पैदल, और आते वक्त आपको मैं ना, मेरा वहां पे कोई फ्रेंड खड़ा है वो आपको लिफ्ट दे देगा या गाड़ी पकड़ा देगा, तो गाड़ी से आप वापस आ सकते हो। तो आपको जाने में मान लो सपोज यहां से 18 किलोमीटर है स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मान लो 18 है ना, माना कि अब 15 किलोमीटर आपको जाने में कितना समय लगेगा भाई? तुम पैदल पैदल दौड़ते दौड़ते जितना तेज भाग सकते हो, कोई व्हीकल आपके हाथ में नहीं है, 1.5-2 घंटा तो मिनिमम लगेगा, 2 घंटा तो मैं मान के चलूं। और जब आप बाइक से आओगे वहां से आपको बाइक मिल जाएगी, तो वहां बाइक से कितने देर में आओगे? लड़कियों को स्कूटी मिल जाएगी, और लड़कों को कौन सी बाइक चाहिए? बुलेट, कावासाकी, हायाबुसा। हाँ, तो आप मुझे बताओ आते वक्त कितना टाइम लगेगा?
हाँ 2 मिनट है ना, उड़ा के आ जाऊंगा सबको है ना, और खुद भी नहीं पड़ जाऊंगा, भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। अरे भाई 15-20 मिनट तो मान लो, 15 मिनट मान लो, ज्यादा रोड खाली है, सीधा का सीधा रोड है, तो मान लो 15-20 मिनट लग जाएंगे। तो जाने में लगे 2 घंटे, आने में लगे 15 मिनट। तो स्लो स्टेप कौन सा हुआ, जाना या आना? तो आरडीएस कौन हुआ, जाना। बातें नहीं, जाना कौन हुआ, आरडीएस। आपस में बिल्कुल बात मत किया करो मेरी क्लास में, बस ये स्ट्रिक्ट है डिस्कशन है ना, कोई भी एक दूसरे की तरफ कुछ भी बात नहीं करनी है। तो जाना आरडीएस हुआ ना, रेट डिटरमाइनिंग। तो आप सोचो कि आपसे कोई बोले कि आने जाने का समय कैसे घटाया जा सकता है, तो बाइक को तो कितना भी तेज दौड़ा लो, जैसे बोल रहा मैं तो 2 मिनट में आ जाऊंगा है ना, जो भी बोल रहा था, या 5 मिनट में आ जाऊंगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल टाइम 2.25 घंटे लग रहे हैं। तो ज्यादा रिएक्शन का रेट यानी आने जाने का टाइम अगर घटाना है, तो जो व्यक्ति की फिटनेस अच्छी होगी वो तुरंत गैप क्रिएट कर देगा ओवरऑल रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि जिसकी मान लो पैदल चलते हुए हाफ गया, वो तो वहीं बैठ जाएगा, हाफ नहीं चला जा रहा मेरे भाई, यहीं बैठ जाऊंगा मैं, तो फिर उठेगा 10-15 मिनट वेट करेगा, मतलब रेस्ट करके फिर निकलेगा, फिर चलेगा, फिर धीरे धीरे चलेगा, ऐसे ऐसे कर। और जिसकी फिटनेस अच्छी होगी, जिसकी हाइट जैसे इस लंबू की तरह है ना, तो ये तो भाई साहब हमारे जैसे लोग दौड़ेंगे तो भाई ये तो पैदल में उसके बराबर कर लेगा। हमारे जैसे लोग दौड़ेंगे और ये दौड़ेगा, अरे सर क्या हाल चाल है, बढ़िया है, ऐसे 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 करके। कितनी हाइट है तेरी? 6'1", अभी तो और बढ़ेगी है ना, कॉलेज जाते जाते 6.5 पहुंच जाएगा है ना। और हमारे जैसे जो मेरी हाइट के लोग हैं 5'6", 5'7" के आसपास, 7 के आसपास है मेरी, है ना, तो थोड़ा कम है हाइट। और मेरे से कोई और छोटा है बेचारा, वो दौड़ के मतलब उसको लग रहा है कि मैं तो बहुत हुसैन बोल्ट की तरह दौड़ रहा हूं है ना। तो पॉइंट इज, यहां पर नो डाउट हाइट भी उससे ज्यादा मैटर नहीं करी जितनी फिटनेस। अब जो अच्छे से कंटिन्यूटी में दौड़ता रहेगा भाई, वो आपको ध्यान रखना, उसकी स्पीड मान लो डबल उसने एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा है, तो वो तुरंत आपको जो 2 घंटे का गैप है या जो 2.5 घंटे का है, वो 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में निपटा देगा। और आपने भी देखा होगा जो अच्छे मैराथन करने वाले जो रनर्स होते हैं, वो निपटाते नहीं निपटाते हैं। तो इसका मतलब आरडीएस कौन सा स्टेप हुआ, फर्स्ट। लॉजिक समझ में आ गया? अब आप सोचो दूसरा सिनेरियो, कि यहां से मैं बोल रहा हूं आपके पास कि यहां पर आपके पास पैदल ही आपको जाना है और पैदल ही आना है। तो दूसरी बार में तो ऑब्वियस बात है आपकी बार टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जाते वक्त आते वक्त आप थक गए ना। तो इसका मतलब अब जाने वाला स्टेप और आने वाले में आने वाला आरडीएस तो है, लेकिन जाने वाला स्टेप भी बहुत ज्यादा स्लो, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है। तो अब दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो गया। लॉजिक समझ रहे हो ट्रांजिशन स्टेट का? अब इसको रिलेट कर पा रहे हो इनके साथ? बोलो, ऐसे जनरल एग्जाम्पल से रिलेट कर दिया करो, तो क्या थ्योरी जल्दी समझ में आती है ना। क्योंकि देखो 11th-12th में हम कई चीजें रट रट के बैठे होते हैं, लेकिन लॉजिक नहीं पकड़ते। जब चीजें लॉजिकली सोचोगे ना, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में ज्यादा इफेक्टिवली रिप्लाई कर पाओगे। फिर नो डाउट एक्सेप्शंस आएंगे, तो याद रखने वाली चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी, बट मेंटल स्टेट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कंसेप्ट को समझने के लिए। चले बच्चों आगे। हाँ नहीं सेकंड, क्योंकि स्लो फिर वो हो जाएगा। हाँ क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है ना, तो उसकी ट्रांजिशन स्टेट ऊपर हो गई, तो अब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मल केस में पूछा जाए तो फर्स्ट स्टेप ही ट्रांजिशन स्टेट में ज्यादा नीचे ऊपर होने के कारण आरडीएस होता है। चले आगे, यहां तक कोई कॉन्सेप्ट में डाउट? चलो, अब बच्चों जैसे सल्फोनेशन होता है ना, नोट डाल के लिखना, वैसे डीसल्फोनेशन भी होता है। सल्फोनेशन की तरह ही डीसल्फोनेशन भी होता है। बच्चों सल्फोनेशन कैसे कर रहे थे? कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। बोलो बड़े भाई, इससे क्या बन रहा था? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था? सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन का उल्टा होता है डीसल्फोनेशन। इसमें भाई कैसे निकलता है? आप एसिड डाल दो, डाइल्यूट एसिड, H+ हीट, डाइल्यूट HCl लिखा हो सकता है, इसमें भी हीट लिखा हो सकता है ना। तो डाइल्यूट एसिड के साथ हम HCl जब डालते हैं, लगभग 150 डिग्री के आसपास रिएक्शन होती है। कितने डिग्री? अब डेटा तो याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझो कि डीसल्फोनेशन करना है मेरे भाई। तो डीसल्फोनेशन जब आप कर रहे हो तो होगा क्या? यहां से यहां SO3 निकल जाएगी। अगर आपको याद हो तो बेंजीन की प्रिपरेशन नहीं पढ़ाई ना मैंने अभी आपको, बेंजीन की प्रिपरेशन तो वहां पे जब हम पढ़ते हैं तो इसलिए नहीं पढ़ाई थी क्योंकि उसमें कुछ मैकेनिज्म ऑलरेडी हमें आगे डिस्कस करने होते हैं। तो यहां से देखो SO3 निकलेगी। अब जब SO3 निकलेगी तो SO3 निकलेगी तो क्या बचेगा? H बेंजीन से जुड़ जाएगा। बोलो यार,
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डीसल्फोनेशन, और ये होता है बाय इप्सो सब्स्टिट्यूशन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन होता क्या है सर? इप्सो सब्स्टिट्यूशन बच्चों होता है कि जब, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है, ये भी ES है दोनों ES। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इधर देखना यहां पर, तो H प्लस ने क्या किया? SO3H को रिप्लेस कर दिया। यानी H प्लस अब तक अगर हम बात करें तो ये -I-M ग्रुप ओपी डायरेक्टर होता था या मेटा डायरेक्टर? मेटा डायरेक्टर। लेकिन आप मुझे बताओ, मेटा पे अटैक करवाने का कोई बेनिफिट है क्या? ये अटैक करने वाला भी H प्लस है और निकलने वाला भी H प्लस होगा, बोलो हाँ या ना? तो कोई रिएक्शन की वहां पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो जब कहीं ऑर्थो मेटा पैरा पर रिएक्शन की कोई और पॉसिबिलिटी ना हो या बहुत कम हो, तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो उस पोजीशन पे अटैक करता है जो, जहां पर वो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इन पोजीशन को तो हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, बोलो जानते हो ना? और ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है? इप्सो पोजीशन। कौन सी पोजीशन? इप्सो पोजीशन। और बच्चों, इप्सो पोजीशन पर जब अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ध्यान रखना, ये तभी होगी जब दूसरी अदर रिएक्शन होने की संभावनाएं बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। दूसरा, वो निकलने वाला जो ग्रुप हो, इट मस्ट बी गुड लिविंग ग्रुप। दोबारा बोलो, इट मस्ट बी गुड लिविंग ग्रुप। निकलने में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। बताओ, क्या SO3 एक स्टेबल कंपाउंड है? ऊपर से गैस भी है, तो गैस है तो निकल जाएगी, वेपोराइज होगी तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आ जाएगा। बोलो यस और नॉट? तो ध्यान रखना, इप्सो सब्स्टिट्यूशन का अगर कोई आपसे बोले भाई मैकेनिज्म लिखकर बताओ, तो क्या आप लिख सकते हो? लिखकर बताओ फटाफट, कैसे होगी जल्दी? पढ़ाई अच्छे मन से करो। कुछ बच्चे से बात हो रही है मेरी, आप लोगों में से 12th भी ड्रॉपर वाले बच्चों से भी, आपके बैच में भी कई बच्चे बात करते हैं, बताते हैं सर बहुत प्रेशर फील हो रहा है, सर मार्क्स फिर भी नहीं आ रहे हैं, सर लोड भी बहुत ज़्यादा है, सिलेबस कई बार टेस्ट का पूरा नहीं हो पा रहा। भाई देखो, ड्रॉपर बैच में हो तो इन चीज़ों से मत डरा करो, है ना? तुम्हारे पास कितने एडवांटेजेस है वो भी तो तुम देखते नहीं हो। अब बोर्ड नहीं देना तुम्हें, पूरा जेई मेंस 1 के बाद पूरा जेई मेंस 2 के टाइम में आपको केवल प्रैक्टिस, एडवांस मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, है ना? कोई अभी स्कूल जाके अटेंडेंस नहीं लगानी तुम्हें, कोई प्रैक्टिकल नहीं करने तुम्हें, कोई तुम्हें 12th से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो कि यार ये तो चैलेंजेस होते हैं ना, चीजें इतनी आसान होती तो जीवन में फिर क्यों बोला जाता कि IIT इज दी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन दी वर्ल्ड, है ना? तो पॉजिटिवली हैंडल करो लाइफ को। ये सोचो कि ये चीजें सब मैं मैनेज कर लूंगा, मुझे करना है। अब ये याद रखो, आपके साथ नहीं है, सबके साथ है प्रॉब्लम। और दूसरा, सपना भी देखा करो, ड्रीम भी, थोड़ा सा ड्रीमिंग भी किया करो। जब परेशान हो ना तो अपने आप को लॉजिकली देखा करो कि इस साल की कुछ महीनों की प्रॉब्लम है, उसके बाद तो दिसंबर जनवरी से तो मुझे रिवीजन करना होगा, और उस वक्त मेरे को क्लासेस का लोड नहीं होगा, फिर कुछ सब कुछ पुराना ही चलेगा, रिवीजन प्रैक्टिस, फिर तो सब कुछ हो चुका होगा। बोलो हाँ या ना? फिर ये सोचो कि उसके बाद अगले साल जब मैं IIT निकालूंगा, IIT एडवांस मेंस, और अच्छे से स्पेशली IIT बॉम्बे में जाऊंगा, IIT दिल्ली में जाऊंगा, अच्छी ब्रांच लेकर जाऊंगा, वहां पर पार्टीज होंगी, फ्रेशर पार्टी होगी, मेरे दोस्तों के साथ में, मेरे जो सीनियर्स होंगे उन, अब तो पिछले साल तक तो दोस्त थे, कई आपके दोस्त ऐसे होंगे जो अब आपसे सीनियर बन चुके होंगे, वो मिलेंगे आपको, लेकिन आप उनसे बेहतर ब्रांच में होंगे। वो सोचो, आपको बोलेंगे भाई गले लग के कि यार काश मैं भी तेरी तरह ड्रॉप ले लेता और आज अच्छी ब्रांच में बैठा होता। एंड सीरियसली यस, इट इज पॉसिबल, है ना? आप अपने उन सब दोस्तों को पछाड़ सकते हो, दे आर सीनियर देन यू, बट दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी टू हैव बेटर प्लेस विच यू कैन। आप बताओ, क्या वो चाहकर भी अब अपनी सीट चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास वो समय है।
तो सोचो तुम्हारे उन दोस्तों से, भाई ये बोलो कि मेरे दोस्त से गले मिलके मुझे मेरे दोस्त के मुंह से ये सुनना है कि यार भाई तूने तो बिल्कुल मजा दिला दिया यार, क्या शानदार रिजल्ट लाके लेकर आया तू, है ना। और ये ऐसा होगा, आप में से ही कई बच्चे करेंगे। आप खुद वो कर पाओगे नहीं कर पाओगे ये अपने बारे में, आपको अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और मेहनत बनाए रखी, ओवर थिंकिंग से बचे और हैबिट्स पे ध्यान दिया। अगेन आई रिपीट, हैबिट्स अच्छी रखो बच्चों, कभी सो रहे हो कभी उठ रहे हो, है ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सब्जेक्ट मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, इन चीजों की वजह से निपटता है टॉपर का बच्चा। आप अपने आप से पूछो आप कितनी ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो या नहीं करते हो। बस दिमाग में प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, केवल पढ़ने से होगा, और वो भी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम हर सब्जेक्ट को आपको देने से होगा। टारगेट बना के पढ़ना होगा, टेस्ट की टारगेट से सोचना होगा, हर सब्जेक्ट के पढ़ने से पहले टारगेट सोचना होगा कि यार मैं प्रैक्टिकली अपने आप को चैलेंज दे कि यार मैं इतने से इतने क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अगले 1 घंटे में। मैं ये पूरी थ्योरी, जैसे मैंने बोला कि कल थ्योरी पढ़ के आना, तो जैसे पढ़ने लगो पहले फटाफट से 1 मिनट के अंदर देख लो कितने पेजेस हैं, और ये सोचो कितने देर में कर सकता हूँ। 2 घंटे टाइम है मेरे पास उसी के लिए, या 1 घंटा है मान लो, 1.5 घंटा है, तो मुझे इसको 45 मिनट्स में करके देखना है, रिमेनिंग टाइम में मैं क्वेश्चन करूंगा। अब जो टास्क लो उसको लिख लो ऊपर कॉपी के ऊपर कि इतना कर लूंगा मैं इतने मिनट में, और फिर उसको कंप्लीट करने के बाद देखो कि कितने टास्क से पीछे रहे, कितने जल्दी वो टास्क हो गया, कितने राइट टाइम पे वो आ गया, कितना डिले हो गया, है ना। और हमेशा पॉजिटिव होकर सोचा करो, यस आई एम एन आईआईटीएन। यहां कितने भी कम नंबर आ जाए, मेरे को आईआईटीएन बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। यस और नॉट? तो भगवान का आशीर्वाद साथ है ना, और आपकी मेहनत आपके साथ है बेटा, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। मैं तो बनूंगा, चाहे कितने भी 1-2 महीने तक झटके आ जाएंगे, आई विल नॉट स्टॉप, आई एम अनस्टॉपेबल, है ना। तो अपने आप को कांच में बोला करो, कॉन्फिडेंस दिलाया करो अपने आप को कि मैं इतना कमजोर नहीं हो सकता हूं। याद करो आप कोटा आए थे ना ड्रॉपर बैच में दोबारा, तो अगर आप में दम नहीं होता ना बेटा तो आप नहीं आते। आप में दम था, आपने अपने पोटेंशियल में भरोसा था, तो 1-2 महीने की ये जो बीच में जो टर्बुलेंस क्रिएट होता है ना, नंबर ऑफ बैचेस बढ़ जाते हैं, क्लासेस बढ़ जाती है, सिलेबस भाग रहा होता है, होता ही नहीं होता ऐसा, ये सिलेबस भाग रहा है, कई बार टेस्ट सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, सर ने पूरा कर दिया तो मुझसे नहीं हो पाया, ऐसा होता नहीं होता, या हो गया लेकिन रैंक अच्छी नहीं आ रही है। तो इन सब में कहीं ना कहीं आप अपने बेस्ट वर्जन को दबा देते हो। तो इन छोटी मोटी बातों को अपने आप को दबाने मत दो इतनी जल्दी। आप याद रखो कि मेरे में बहुत दम है और मैं निकाल के दिखाऊंगा, मैं तो जा रहा हूं आईआईटी। अपने आप से बोला करो, कितनी भी नेगेटिविटी हो जाए, और रैशनली बोला करो। रैशनल बिहेवियर है, साइंस का मतलब क्या है, रैशनल होती है ना साइंस, तार्किकता पे चलती है। किस पे चलती है? तर्क समझते हो? अरे यार हिंदी वर्ड नहीं जानते, बता यार कैसे दुनिया के घर को इंडिया के बच्चे हैं, बताओ। इतने बेसिक हिंदी तो आप पता नहीं। तर्क मतलब किसी भी चीज का एक लॉजिक होता है, यस और नॉट? तो आप बताओ ना, क्या क्या लॉजिक है कि आपका आईआईटी में नहीं होगा? आप बताओ। आज आपने स्टार्टिंग में अपना एयर बैच अपना लगवा लिया, यानी कहीं ना कहीं अभी भी आप सही डायरेक्शन में तो ही सही ना। हर किसी को मिल जाता है कि एयर बैच नहीं मिलता ना। फिर उसके बाद ये बताओ कि आपने क्या 12th के बाद, अभी इतना सारा हमारे पास ड्रॉपर में टाइम है, बहुत कुछ चीजें मुझे पहले से आती हैं, तो क्या रीजन है यार? बस अपने आप को सिस्टमेटिक करना है, चीजों को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना है, ना कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड। फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर की जगह चैलेंजेस लिखने, सोचने और उनको सॉल्यूशन देना है अपने आप को। इंजीनियर का काम यही तो होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, हर बार एप्लीकेशन हम देखते हैं कि गूगल पे अपडेट होती रहती है। क्यों होती है वो अपडेट? जो पुराने बग्स उसमें आ जाते हैं, उसमें जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उसको अपडेट करती है वो, यही करती है ना। कौन करता है वो? कहीं से बैठा हुआ उस कंपनी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही तो करता होगा। और आपको जैसे व्हाट्सएप का अपडेशन मांग रहा है वो गूगल प्ले पे, तो नहीं किसी ने उसको अपडेट किया होगा, आया ना। तो भाई तुम सोचो, यू आर फ्यूचर इंजीनियर, तो तुम्हारी तो टास्क ही है कि टफ से टफ टास्क में आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना है। तो आप उसको बिल्कुल रैशनल सॉल्यूशन खुद सोचा करो, थर्ड पार्टी बन के, थर्ड पर्सन बन के, कि यार मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ यार, मेरे तरह से और भी तो बच्चों के ऊपर प्रेशर होगा। सब्जेक्ट प्रेशर केवल आप पे होता है क्या? आईआईटी की तैयारी करने वाले हर बच्चे पे होता है। तो पॉजिटिव रहो। और दूसरा, अपने आप को जितना टेंस करते हो ना आप याद करो, स्टूडेंट माइंड्स शुड नेवर बी टेंस्ड, शुड नेवर बी इन प्रेशर, ओवर प्रेशर। एक हेल्दी प्रेशर होना चाहिए, थोड़ा सा तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग आने रहनी चाहिए। बट याद रखो, ये ब्रेन बच्चों अगर जैसे ही प्रेशर ओवर इसमें निकलता है ना, तो एफिशिएंसी ड्रास्टिकली घटती है। आप 1 घंटे में मान लो 50 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जितने भी कर पा रहे हो ना, तो आपकी तेजी से वो क्वेश्चन भी गलत होंगे और कम ही हो पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को हमेशा लॉजिकली सोचो कि मैं जितना ये फालतू की बातें सोच रहा हूं ना दिमाग में,
ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा हूँ, टालम टोल कर रहा हूँ, कल करूंगा आज करूंगा, इन सब से मेरा नुकसान हो रहा है। तो मुझे इस साल तो वैसे भी इंजॉय तो है नहीं, इस साल कुछ इंजॉय कोई बच्चा कर सकता है क्या? भाई कोई सोचे कि मैं जाके घूमने चला जाऊं, पार्टी कर लूं, वो बेवकूफी कर रहा है, वो इंजॉय नहीं कर। हाँ, एक महीने में कभी सोचा हुआ है कि नहीं यार, मैंने बहुत दिनों सोचा था सर मैं मूवी देख के आऊंगा, 3 महीने से मैं कुछ मस्ती नहीं कर पाया, तो 2-3 महीने में इक्का दुक्का ऐसी कोई आपकी बहुत ही विश है, बहुत ही बोलते ना इच्छा है मन की, कर लो 1-2 महीने में, 3 महीने में, लेकिन अल्टीमेटली वो नेग्लिजिबल होगा। आप ही बताओ, कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है क्या वो इंजॉयमेंट का? नहीं। तो एक साल पूरा लॉजिकली अपने आप को, हाँ ये जरूर है कि अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज मत करो। तुम नींद से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तुम सोच रहे हो मैं 4 घंटे सो के मैं 2 घंटे बचा लूंगा और मेरे दोस्त से आज ज्यादा पढ़ लूंगा, तो भाई तेरा दिमाग तो खत्म, ठंड गर्म में धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। सोचो इसको ना, इसको बहुत ही सहेज के रखो। भगवान ने इतना ब्रिलियंट चीज बना के आपके दिमाग को दिया है आपके पास, तो इसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए यहाँ से। आप इमेजिन क्या करो, धुआं निकल रहा है भाई। जब आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, जब आप कम सोते हो, जब आप ज्यादा टेंशन लेते हो, अपने आप को गिल्ट देते हो, गिल्ट भी होता नहीं होता कई बार जब नंबर नहीं आते, तो ऐसा होता होगा ना कभी, कुछ कई बच्चों के साथ, कुछ बच्चों के साथ। तो आप याद मानो, आप इस दिमाग को आप ना अननेसेसरी टॉर्चर कर रहे हो। तो डोंट गिव टॉर्चर टू दिस ब्रेन, क्योंकि यही है जो आपको, आपके भाग्य को बदल सकता है। बोलो सही है कि नहीं है? पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या है, फिजिकल उसकी फिटनेस चाहे जो भी हो, उसका ब्रेन फिट होना चाहिए। तभी तो बोलते हैं दुबले पतले से बच्चे, कमजोर से बच्चे, लेकिन यहां से स्ट्रांग होते हैं, और देखो बड़े से बड़े चेस वाले गेम या ऐसे मेंटल स्टेट वाले गेम्स को उड़ा के रख देते हैं। तो हमेशा अपने आप को रिलैक्स रखा करो, सोचना कम है, हंसी मजाक ज्यादा करनी है जब फ्री टाइम हो, अच्छी अच्छी बातें करनी है, हैप्पी हैप्पी वाली। और दूसरा, लॉजिकल सोचना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। तो खुद को रखोगे ना तभी आगे बढ़ोगे। तो ये लॉजिक समझ में आ गया कैसे रिएक्शन हुई? देखो सबसे पहले हमने क्या किया, H प्लस बच्चों अटैक करेगा, तो आप मुझे बताओ कहां पे अटैक करेगा? यहां पर H, और यहां क्या आ जाएगा? SOH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहां क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये कहां बन जाएगा आपका? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बोलो मेरे भाई, RDS स्टेप यही है। इलेक्ट्रोफाइल यहां कौन है? H प्लस। तो अब मुझे बताओ यहां पर ये कैसे हुआ रिएक्शन? देखना इधर, ये बॉन्ड मैंने इधर तोड़ा, क्योंकि ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा और पैरा पे अटैक करवाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि H प्लस अगर H प्लस को रिप्लेस कर भी देगा तो वही वापस बन जाएगा। तो कुछ H प्लस यहां पे जब अटैक करेंगे तो यहां जुड़ते ही क्या यहां पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा? आ रहा है क्या? अब आप मुझे बताइए, यहां से अगर H प्लस को ही वापस निकाल दूं, जो कि हम जनरली H प्लस को ही निकालते हैं, तो ये रिएक्शन वापस रिवर्सिबल हो जाएगी। और हम तो कहते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चलती हैं, ज्यादातर रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है या रिवर्सिबल। तो हम तो कह ही रहे हैं कि ये वापस से H प्लस निकलेगा तो वापस डबल बॉन्ड बन जाएगा, रिएक्टेंट वापस बन जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बीइंग एसिड इसने H प्लस निकाला और यहां के नेगेटिव के सामने ये नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बनकर SO3 निकल गई, डबल बॉन्ड बनकर SO3 निकल जाएगी ना, तो आपको नहीं लग रहा यहां पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स पर बेंजीन बन जाएगी और SO3 निकल गई? तो दिस इज नॉन एज इप्सो सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलोगे इसको? दोबारा बोलो। गेटिंग माई पॉइंट? नोट कर लो। एसिड है ना, तो एक्वस मीडियम में रिएक्शन है पानी में, तो पानी तो इसका H प्लस निकाल देगा, तो यहां से H प्लस भी निकल गया होगा, जो भी बेसिक साइट होगी। भाई हमने डाइल्यूट मीडियम में रिएक्शन कराई है, तो पानी जो होगा H प्लस को ले लेगा और SO3 गुड लिविंग ग्रुप है निकल जाएगी। तो व्हाट इज इप्सो सब्स्टिट्यूशन? लिखो डेफिनेशन, व्हेन ग्रुप अटैच्ड ऑन बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल। और सिंबल्स यूज किया करो ना, पूरा मत लिखो इलेक्ट्रोफाइल, केवल E प्लस लिख दिया करो, समझ में आ जाएगा। तो इससे क्या स्पीड बढ़ जाती है लिखने की। When group attached on benzene ring, when group attached on benzene ring is replaced by electrophile, when group attached on benzene ring is replaced by electrophile, क्लियर? इलेक्ट्रोफाइल जैसे ब्रैकेट में लिख लो, यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H प्लस। और क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल? और भी हो सकते हैं, लाइक NO2 प्लस एटसेट्रा, H plus NO2 plus etc. Bracket close. Is known as ipso substitution. Is known as ipso substitution. बच्चों क्या कंडीशन है ipso substitution की?
पहले तो हमने क्या कहा था कि निकलने वाला ग्रुप क्या होना चाहिए, अच्छा लिविंग ग्रुप या खराब लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। जैसे कि अभी यहां पर कौन था लिविंग ग्रुप, SO3, ऐसे ही CO2, ऐसे कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन जैसे CME3 प्लस, PSCH2 प्लस। बोलो यार, ये सब स्टेबल कार्बोकेटाइन भी तो जल्दी निकल जाएंगे। कार्बोकेटाइन क्यों लिखा, क्योंकि H प्लस अगर रिप्लेस करेगा तो कार्बोकेटाइन को भी कर सकता है। बोलो लेकिन स्टेबल होना चाहिए, अनस्टेबल। अब बताओ 3 डिग्री केटायन, रेजोनेंस स्टेबलाइज केटायन, ये स्टेबल होते ही नहीं होते हैं, रिलेटिवली होते हैं। दूसरा, नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी, नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी एट ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशन। नेग्लिजिबल का मतलब है बिल्कुल ना हो, अच्छी बात है, लेकिन हो भी हो तो बहुत ही कम हो। अगर मान लो ऐसा लग रहा है आपको कि ऑर्थो मेटा पैरा पे हो रही है लेकिन बहुत ही ना के बराबर है, तो भी ऐसी कंडीशन में इप्सो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो बताओ कौन कौन सी कंडीशन है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन कैसे पहचानोगे एग्जाम में। पहला तो लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, निकलने वाला ग्रुप जहां पर वो ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। दूसरा, नो पॉसिबिलिटी और नेग्लिजिबल पॉसिबिलिटी एट ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस। बोलो बेटा सही है। एक एग्जांपल और दे दूं, इसमें करके बताओगे। चलो, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन को H प्लस से रिएक्शन करवाओ, मैकेनिज्म लिखकर बताओ। दोबारा बोलो। यहां पर हाँ H प्लस दो का एरो के ऊपर लिखा है ना, H एरो के ऊपर क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोफाइल तो लिखा है। हाँ जी यार, एक बार में सुना करो यार, अटेंटिव। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन को H प्लस से रिएक्शन करवाओ। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, क्वेश्चन तभी स्पीड बढ़ेगी। एक बार में टीचर ने वर्बली कुछ बोल दिया, तुरंत कैच करके तुरंत क्वेश्चन शुरू कर दिया सॉल्व, इसी को बोलते हैं कैचिंग पावर। कोशिश किया करो, आरपी सर एक बार बोलेंगे और मैं एक बार में समझ के उसका सॉल्यूशन सोच लूंगा, है ना। इससे से आप बढ़ेगा आपकी स्पीड, आपका आई स्मार्ट। एक होता है ना हार्ड वर्किंग और एक स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग मतलब बहुत क्विकली कैचअप करो अपनी चीजों को। क्या बोला था, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन क्या होती है, बेंजीन पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दूं, बोलो हाँ या ना। अरे बोल भी दो। इसकी रिएक्शन H प्लस हीट से करवाओ। पहले तो बताओ क्या यहां पर बन रही है कंडीशन किसकी, इप्सो सब्स्टिट्यूशन की। आपको नहीं लग रहा H प्लस ऑर्थो मेटा पैरा पे तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि करेगा भी सही तो H प्लस को हटा के H प्लस ही जुड़ेगा, तो वहां कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। आप बताओ क्या ये गुड लिविंग ग्रुप है, CME3 केटायन एक गुड लिविंग ग्रुप है कि नहीं है। अब पूछा जा रहा है इसका मैकेनिज्म बताओ, तो ये यहां पर इलेक्ट्रोफाइल है, तो ऑर्थो मेटा पैरा पर अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये इप्सो पोजीशन पे अटैक कर देगा जहां पर वो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बताओ क्या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ते ही RDA स्टेप में क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और यहां पर H प्लस जुड़ गया। बोलो मेरे दोस्त, आ रहा है समझ में। ये देखो यहां का नेगेटिव यहां के पॉजिटिव से यहां सिग्मा बॉन्ड बना लिया। बोलो सही है। अब आप ही मुझे बताइए, यहां पर आपको नहीं लग रहा कि H प्लस को तोड़ोगे तो वापस से रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, बैकवर्ड हो जाएगी। हम तो बोलते ही हैं बैकवर्ड भी है, लेकिन क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो ये बॉन्ड अगर कार्बोकेटाइन वाली साइड से टूट गया तो फिर यहां से ये बॉन्ड बन जाएगा और बेंजीन की एरोमेटिसिटी वापस रिस्टोर हो जाएगी। बोलो यार, क्या आपने कर लिया था ये, कितने बच्चों का आ गया था आंसर, शाबाश। क्या ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन कहला रहा है, इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ही है, बस ऑर्थो मेटा पैरा पे अटैक नहीं हो रहा है, उस पोजीशन पे अटैक हो रहा है जहां पे वो ग्रुप जी जुड़ा हुआ है। बोलो मेरे भाई, समझ में आ गया क्या। जैसे बच्चों एक एग्जांपल दिया जा रहा है, डीसल्फोनेशन का यूज क्या है। जैसे मान लो आपसे कोई बोल रहा है, हाउ वुड यू कन्वर्ट टोलुइन इनटू ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, टोलुइन इसको कन्वर्ट करना है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन से। बताओ, पैरा को ब्लॉक करेंगे, ठीक है।
पहले सल्फोनेशन फिर फिडेल क्राफ्ट तो कार्बोकेटायन अटैक करता है भाई। सल्फोनेशन कर देंगे। सल्फोनेशन क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अभी इस टॉपिक में सर पढ़ा रहे हैं तो सल्फोनेशन तो करवाएंगे ही सही, तो इसलिए तो इतनी जल्दी तो जल्दी तुम बोल पा रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? तो किससे जोड़ेंगे क्लोरीन? किससे? रीजेंट तो बोलो बालू बाबू। Cl2 इन डार्क में रिएक्शन ही नहीं करेंगी वो। डार्क में, अंधेरे में तुम्हें चारों तरफ से एनर्वेटिव रिएक्शन कैसे करोगी? कैसे? डार्क में अंधेरा कायम रहे, अंधेरे में रिएक्शन करवा दोगी। Cl2 और AlCl3। अब ये मुझे बताओ सल्फोनेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों ब्लॉक करने हैं? हाँ, क्योंकि यहां पर ये ऐसे बोलो, देखो सर सबसे पहले कैसे सोचा करो, टारगेट कंपाउंड को बनाने के लिए रिएक्शन कौन सी रिक्वायर्ड है, तो हम बोल रहे हैं भाई यहां पर क्योंकि क्लोरीन जुड़ रहा है तो मुझे क्लोरीनेशन करवाना पड़ रहा है। क्या करवाना पड़ रहा है? अब क्लोरीनेशन मेरे दोस्त करवाने के लिए मुझे क्लोरीन के साथ लुईस एसिड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन में तो लुईस एसिड यूज करते ही हम, तभी तो क्लोरोनियम आयन या कोई इलेक्ट्रोफाइल आयन जनरेट होगा। यहां एग्जाम में बैठा हूं मैं, मुझे थोड़ी पता है कि सल्फोनेशन इसमें करवाना ही पड़ेगा। भाई मुझे कैसे एग्जाम में क्लिक होना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से सोचो कि यू आर इन दी एग्जाम, और एग्जाम में पूरा सिलेबस आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? याद रखो, अभी जो चीजें जल्दी हो जाती है ना एग्जाम में, क्यों अटकती है? क्योंकि अभी बच्चे को सब चीजें रटी रटाई होती है, उसको पता है इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, क्योंकि अभी तो आप सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हो ना, एग्जाम में तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो आप पहले ऐसे सोचो कि भाई इससे ये बनाने के लिए मेरे पास रिएजेंट क्या है, तो उसके लिए पहले आपको याद करने पड़ेगा ये रिएक्शन क्या है। तो आप बोलोगे यार तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, बेंजीन पर रिएक्शन हो रही है और क्लोरीन जोड़ना है, मतलब क्लोरीन एज ए इलेक्ट्रोफाइल मुझे बनाना है। Cl2 AlCl3 लूंगा तो Cl+ और AlCl4- बन जाएगा, हाँ या ना? अब लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही कि यार ये ओपी डायरेक्टर तो है, पर ऑर्थो पैरा में ऑर्थो पर हिंड्रेंस होने के कारण नॉर्मली ऑर्थो की यील्ड कम आती है, जनरली यही होता था ना। तो मुझे पैरा वाला प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ऑर्थो वाला भी मिल रहा है, तो टेक्निकली वो गलत नहीं है, वो भी सही है डायरेक्ट क्लोरीनेशन करवाना, लेकिन इसमें ऑर्थो की यील्ड कम आएगी। बोलो, तो अगर ऑर्थो की यील्ड कम आ रही तो मैं एक काम करूं, पैरा को ब्लॉक कर दूं। पैरा को अगर ब्लॉक कर दूंगा तो फिर ऑर्थो वाले के अलावा कोई पोजीशन ही नहीं बचेगी। बोलो हाँ या ना? तो इसके लिए मैं पहले क्या कर दूं, यहां पर सल्फोनेशन डाल दूं, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट। तो बताओ मेजर प्रोडक्ट कहां पे बनेगा? ऑर्थो पे, पैरा पे? ऑर्थो पे, पैरा पे? पैरा पे, बोलो सही है। अब इसके बाद में यहां पर क्या डाल दूं, Cl2 AlCl3 यानी क्लोरीनेशन। तो Cl2 AlCl3 इसको तोड़ेगा, AlCl4- बनाएगा, और क्लोरीन जो क्लोरोनियम आयन निकालेगा वो इसके ऑर्थो पे चला जाएगा, क्योंकि पैरा ब्लॉक्ड है। तो पैरा ब्लॉक्ड है तब ऑर्थो पे ही जाएगा, तो ऑर्थो पे अपन क्या लगा देंगे, यहां पर क्या लगा देंगे? क्लोरीन। बोलो हाँ या ना? तो यहां आ गया क्लोरीन, बोलो मेरे भाई। अरे हाँ, तो यहां पर अपन ने क्या लगा दिया, SO3H के बगल में मेटा पर क्लोरीन। अब यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस जगह पर H+ हीट डाल देंगे, क्योंकि मेरा टारगेट SO3H को हटाना भी तो है। तो सल्फोनेशन का उल्टा कर दिया, यहां तो सल्फोनेशन, यहां डीसल्फोनेशन, तो क्या SO3H निकल जाएगी। अब पहले पहचानो कि इप्सो सब्स्टिट्यूशन ही क्यों होगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे बाकी पे तो रिएक्शन होने के चांसेस है नहीं, और ये लोग गुड लिविंग ग्रुप है नहीं, इन पर पॉजिटिव स्टेबल होगा क्या? नहीं, ये न्यूट्रल होके निकल जाएगा, SO3H इस पर हटकर H+ जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, डीसल्फोनेशन। बोलो, अब आप जो बोल रहे थे ना मेटा पोजीशन पर वो SO3H, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, आपने मेटा डायरेक्टर बोला था। SO3H मेटा डायरेक्टर ये रीजन नहीं है, रीजन ये है कि पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड नहीं है। तो पैरा पोजीशन ब्लॉक नहीं है, और हमारा टारगेट क्या है, पैरा वाला क्लोरीन बनाना या ऑर्थो वाला क्लोरीन बनाना। समझ में आ गई पॉइंट? पक्के से? बहुत बढ़िया। हाँ जी, यार तीन अलग अलग रिएक्शन की आरडीएस कैसे बोल सकते हो भाई? ये रिएक्शन सेपरेट है, इसमें सल्फोनेशन में इसका सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनना आरडीएस होगा, इसमें ये वाली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसमें आरडीएस होगा, और इसका भी एक आरडीएस होगा, ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन है। तीन अलग अलग रिएक्शन है बेटा, जैसे फिडेल क्राफ्ट करवाता था, नाइट्रेशन करवाता था, उधर तूने ब्रोमिनेशन करवा दिया, तीन अलग अलग रिएक्शन हो गई ना, हर रिएक्शन का अपना अपना आरडीएस होगा। आया? पक्का?
रिप्लाई करता हूँ सॉल्यूशन, आप जब डाउट पूछते हो समझ में तो आता है ना मेरा आंसर। ऐसा तो नहीं सर आप कुछ भी बोल के निकल लेते हो, हमें को समझ में आता नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा हो तो पीछा मत छोड़ा करो, फिर पूछा करो मुझे समझ में नहीं आया तो फिर मैं डांट डपट के कैसे भी समझा दूंगा, है ना, पर समझाऊंगा जरूर। देखो वो तो मेरे पास राइट है ना, वो मेरे पास एक टूल है, जब मुझे लगेगा ना कि तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो तो मैं थोड़ा बहुत डांट सकता हूँ, है ना। ये हर मास्टर के पास टूल होता है, लेकिन आप भी ये याद रखना भाई, आप डांटते जाओ लेकिन हम पूछते जाएंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे, ये आपके पास टूल है, ये आपका अधिकार है। लेकिन टीचर का भी है ना कि अगर कुछ गलत डाउट पूछोगे या कोई ऐसी चीज जो ऑलरेडी अच्छे सीखी जा चुकी है तो वहां फिर मैं यूज कर सकता हूँ अपनी पावर्स का। स्टूडेंट्स को भी याद रखना चाहिए अपने डाउट आपके राइट्स हैं, आपको समझ में नहीं आए जब तक आप पूछते जाओ। आपका काम है डांट खा, सर मैं डांट कितनी भी खा लूंगा लेकिन पूछूंगा जरूर, है ना। बट ये एक हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपन इरिटेटिंग बिहेवियर करें, ना मैं करूं ना आप करो। उससे क्या होता है कि फिर अल्टीमेटली सिलेबस भी आगे बढ़ता जाता है। यहां तक क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं सल्फोनेशन की जगह सीधा क्लोरीनेशन करवाता तो क्या होता। ऑर्थो पैरा में ऑर्थो की कंसंट्रेशन भी अच्छी खासी बनती, जिसके कारण हमारी पैरा की बनने के कारण ऑर्थो की बहुत कम हो जाती। तो आपका टारगेट क्या होगा, हमारा डिजायर्ड जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा बने या कम से कम। अब हमने पैरा को ब्लॉक कर दिया तो अब तो क्लोरीनेशन ऑर्थो पे ही होगा, तो ऑर्थो पे होगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम यील्ड ऑफ ऑर्थोक्लोरोटोलुइन मिलेगी, वी विल गेट। बोलो बच्चों, डीसल्फोनेशन का एक और यूज है, अगर ये नोट कर लिया तो आगे चलें। एक बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है फिनॉल का नाइट्रेशन। क्या, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाइट्रेशन ऑफ, अगर आपने नोटिस किया कि सर नाइट्रेशन तो आपने पढ़ा दिया, आप नाइट्रेशन यहां क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि मुझे यहां पर डीसल्फोनेशन का यूज करना था, इसलिए मैंने वहां नहीं पढ़ाया था। फिनॉल जो होता है ना बच्चों, ये बहुत ही एक्टिवेटेड रिंग होती है, तो फिनॉल की रिएक्शन हम जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो कंसंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड है वो इस पे ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बना देता है। क्या बना देता है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। नाम क्या हो जाएगा इसका, यूपीसी, आईयूपीएसी 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड। तो बच्चों याद रखना, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो होता है ना, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये याद रखना इसमें ट्राई नाइट्रेशन करता है, जबकि अगर मोनो नाइट्रेशन करवाना है आपको, क्या करवाना है, मोनो नाइट्रेशन, तो आप डाइल्यूट HNO3 डालते हो। क्या डालते हो, डाइल्यूट HNO3। क्या डालते हो, याद रखना नाइट्रिक एसिड फिनॉल, क्योंकि काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग रिंग है प्लस एम के कारण, इसलिए ट्राई नाइट्रेशन होता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। इसलिए अगर मोनो नाइट्रेशन करवाना है तो आपको डाइल्यूट HNO3 डालना होगा। अब डाइल्यूट HNO3 से बताओ क्या ओपी डायरेक्टर है ये, बोलो हाँ या ना। लोन पेयर वाली ग्रुप क्या होते हैं, ओपी डायरेक्टर। तो बताओ ऑर्थो पैरा में से मेजर क्या बनेगा, पैरा नहीं मेरे दोस्त। इसीलिए यहां पर मेजर प्रोडक्ट कौन बनता है, मेजर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। मेजर कौन बनता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और माइनर कौन बनता है, पैरानाइट्रोफिनॉल। माइनर कौन बनता है, पैरानाइट्रोफिनॉल। अब रीजन बताओ क्यों, क्योंकि देखो OH एक बल्की ग्रुप नहीं है, OH NH2 है ना, फ्लोरीन, ये एक बल्की ग्रुप नहीं होते, बहुत ही छोटे होते हैं, तो हिंड्रेंस की प्रॉब्लम कुछ खास होगी नहीं। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अच्छी होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर, इंट्रा या इंटर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बताओ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, और बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो वो प्रोडक्ट यहां पे अटैक करेगा ना, इसलिए मेजर यहां पर नॉर्मली पैरा होता है लेकिन इस रिएक्शन में ऑर्थो है। बोलो, अब इसको नोट मत करो, एक बार देख लो पहले। तो अब आप मुझे बताइए मेजर कौन होगा, ऑर्थो या पैरा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा या ऑर्थो, पैरा। हाँ पैरा का, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता है, इंटरमोलिकुलर। अब ये इंट्रा कर रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर कम होगी या नहीं होगी, जबकि ये इसका OH दूसरे के NO2 से और इसका NO2 दूसरे के OH से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा। इसलिए स्टीम वोलेटाइल कौन होगा, ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो। ऑर्थो वाला स्टीम वोलेटाइल होता है, कौन होता है, स्टीम वोलेटाइल। भाई आप ही मुझे बताओ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा स्टीम में, वो बॉइल पहले होगा या
जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही ना बोलने की, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी बॉइल हो जाएगा, तो वॉलेटाइल वो होएगा। बोलो यस और नॉट। एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? ये छोटी छोटी बातें आती है तो एग्जाम में फंसते ना अपन कई बार, तो रिलेवेंट चीजें मैं वही पढ़ा रहा हूं। पैरा पॉम्फिनॉल याद है? पॉम्फिनॉल भूल तो नहीं गए? पॉम्फिनॉल ऑर्डर, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल। क्योंकि बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण H+ आसानी से नहीं निकल पाएगा, इसलिए वैसे तो ऑर्थो का ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि ऑर्थो पर -I ज्यादा लगेगा, तो -M तो कॉमन हो गया ना ऑर्थो पैरा पर, बोलो। इसलिए पैरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, इसलिए उसका H+ जल्दी निकलेगा और ये H बॉन्डिंग नहीं कर पाए। ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई। अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या करेगा? मोनोनाइट्रेशन या ट्राई नाइट्रेशन। लेकिन एक पंगा है, एक और पंगा है अभी भी भाई, ये जो फिनॉल है ना, बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग रिंग होने के कारण और इजीली ऑक्सीडाइज होने के कारण बहुत सारा इसका अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है पैराबेंजोक्विनोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पैराबेंजोक्विनोन। किसमें कन्वर्ट होता है? पैराबेंजो। अब इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा हूं मैं ना, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम की कमी है, अभी हमें पहले सिलेबस निपटाना है, तो ऐसे आलतू फालतू मैकेनिज्म हम एंड में ले लेंगे, एक बार सिलेबस निपटा दें, क्योंकि जेई मेंस हमारे बहुत क्लोज है, तो हमारा टारगेट पहले ऐसे मैकेनिज्म की जगह पहले पूरा सिलेबस एक बार कवर अप करना होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। तो भाई बस ये याद रखो कि इसका नाइट्रेशन तो होगा तो पिक्रिक एसिड बनेगा, बोर्ड पर देखना, और अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि आपने सुना होगा HNO3, HiO3, HiO4, H2SO4, दे आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर ऑल्सो, और HNO3 तो बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो इसलिए क्या करता है, फिनॉल को ऑक्सीडाइज करके पैराबेंजोक्विनोन बना देता है। क्या बना देता है? अब कैसे बना ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बस बनता है ना। अब इस कारण से क्या होता है ना, हमें पिक्रिक एसिड बहुत कम मिलता है और पैराबेंजोक्विनोन बहुत ज्यादा मिलता है, तो बना तो सही हमारा पिक्रिक एसिड, लेकिन ईल्ड तो घट गई। तो क्या फिर से हमारे पास एक इंजीनियरिंग माइंड आएगा कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला, तो अब क्या करें, पैराबेंजोक्विनोन को कम कर दें। अगर इसका ऑक्सीडेशन कम कर दें हम, तो अपने आप ही नाइट्रेशन बढ़ जाएगा। अब ऑक्सीडेशन हो क्यों रहा था, हमने ये सोचा, तो इसका नेचर क्या था, इसकी रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इस कारण से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस पर अटैक ज्यादा कर रहा था। तो क्या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दें, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन खाने के लिए आता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालता है ना, तो भाई कहीं इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे, जैसे किसी करोड़पति घर के आगे चोर बहुत जल्दी मान लो अटैक कर रहा है, तो हम उस घर को बिल्कुल गरीब की कुटिया जैसा दिखाएंगे, तो बोलेगा भाई इसके क्या अटैक करूं मैं, इसको क्या लूटूं, यस और नॉट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, हम इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्या कर देंगे? डीएक्टिवेट। अब देखो डीएक्टिवेट कैसे करेंगे बच्चों, मैंने इसका सल्फोनेशन किया है। क्या किया है? सल्फोनेशन। और जैसे ही सल्फोनेशन करेंगे तो यहां पर मैं एक SO3H लगाऊंगा, और ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 SO3H लगाए जाते हैं जिससे यील्ड मैक्सिमम मिलती है। भाई एक लगाओगे तो एक -M, अब एक -M और एक +M लॉजिकल भी है, आप ही मुझे बताओ, एक -M से एक +M बराबर हो गई बात। अब उधर एक -M और बढ़ गया, तो क्या रिंग ओवरऑल डीएक्टिवेट हो गई? तो बच्चा बोलता है फिर कोई बात नहीं एक और कर दो, तो भाई बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट भी नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा रिएक्शन डीएक्टिवेट करेंगे तो रिएक्शन में भी तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डीएक्टिवेटेड रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस भी कम होती हैं, EAS रिएक्शन, बोलो। तो याद रखना सबसे बेस्ट यील्ड कब आती है, जब हम डाई सल्फोनेशन करते हैं। क्या करते हैं? एनसीईआरटी में ध्यान रखना, मोनो भी नहीं ट्राई भी नहीं, डाई सबसे बेस्ट यील्ड देती है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, डाल देते हैं बच्चों कंसंट्रेटेड HNO3, क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 क्या निकालेगा, NO2+, बोलो यार, और ऑर्थो पे भी NO2 जोड़ देगा और ऑर्थो पैरा पे भी डीसल्फोनेशन भी कर देगा, यानी यहां दो चीजें एक साथ होंगी, नाइट्रेशन भी होगा और सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन भी होगा, क्योंकि SO3 निकलती भी तो जाएगी, यानी यहां इप्सो सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा इन दोनों SO3H को, NO2+, कौन करेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा बच्चों, पैराबेंजोक्विनोन का अमाउंट बहुत घट जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि अब जो नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, अब वो इसको पैराबेंजोक्विनोन में इसको कन्वर्ट ही नहीं होने देगा, क्योंकि रिंग तो डीएक्टिवेट है, और डीएक्टिवेटेड रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम होती है, इसीलिए यहां पर हमारा पैराबेंजोक्विनोन कम मिलता है और नाइट्रिक एसिड ज्यादा मिलता है। तो ये मेथड सही है पिक्रिक एसिड बनाने का, लेकिन ये मेथड
ज्यादा सही है। ट्रिपल राइट मतलब इससे हमें यील्ड ज्यादा मिलती है, इससे हमें यील्ड पिक्रिक एसिड की कम मिलती है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नहीं आया समझ में सर? एक बार नोट कर लो, अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी दोबारा एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। और बच्चों ये याद रखना कि अगर मोनोनाइट्रेशन करना है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूट HNO3 डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? डाइल्यूट HNO3। NO2 प्लस क्या करेगा? पहले तो इस ऑर्थो पे लग जाएगा। अब यहां पर और कोई पोजीशन है नहीं, प्लस एम कहां लग रहा है? ऑर्थो पैरा पर। तो NO2 प्लस आएगा, जैसे H प्लस SO3 को निकालता था वैसे NO2 प्लस SO3 को निकाल देगा। ठीक है, चले मेरे भाई, जल्दी बोल दो यार। मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ बच्चों, इसको ना मन में बिठा लो बात को, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके आगे इंपॉर्टेंट नहीं लिखना है आपको। क्या लिखना है? वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ये बहुत फेमस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। कुछ चीजें ऐसे होते हैं ना कि पिक्चर का एक बहुत बड़े 3 घंटे की मूवी है, उसमें बीच में 1-2 मिनट की ऐसी सीन आते हैं जो पूरी पिक्चर के हमें याद रहते हैं। अरे यार वो बहुत ही शानदार वो था, क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की वो शॉर्ट्स बोल दें, या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बोलेंगे, जैसे हीरो की एंट्री होती है, हीरोइन की एंट्री होती है ना, या किसी विलन की एंट्री होती है ना, कोई कॉमेडी सीन बीच में होता नहीं होता? तो भाई हर बड़े से बड़े चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट एंट्री वाले सीन होते हैं ना, तो फिनॉल की नाइट्रेशन एक बहुत बड़ा आपका वो है, कॉन्सेप्ट है ना। बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन इनमें, और ऐसी जगह मिस मत किया करो। एक होता है सीखना सबको चाहिए, लॉजिक सबको समझना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज को थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ के ज्यादा याद रखो अच्छे से, कि यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे याद रखना है। क्या इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि फिनॉल का नाइट्रेशन याद रखिए कंसंट्रेटेड HNO3 से हो जाता है, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 इज सफिशिएंट फॉर मोनोनाइट्रेशन, और इसमें मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो होता है, पैरा नहीं होता है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर बच्चों? दूसरी बात, ट्राई नाइट्रेशन में लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारा अमाउंट पैराबेंजोक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल। इट इज ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल। ऑक्सीडेशन कर कौन रहा है? नाइट्रिक एसिड का नेचर दो तरह का है, यहां पर नाइट्रेशन में भी यूज हो रहा है वो, और वो ऑक्सीडेशन में भी यूज हो रहा है। किस में यूज हो रहा है? अब ये ऑक्सीडेशन हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ एक्टिवेटेड रिंग, बिकॉज ऑफ एक्टिवेटेड रिंग। बोलो हाँ या ना? तो बच्चों एक्टिवेटेड होने के कारण नाइट्रेशन के साथ साथ बहुत सारा, ये तो नाइट्रेशन प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। बोलो यार। अब हमने कहा नाइट्रे ऑक्सीडेशन हो क्यों रहा है, तो ऑक्सीडेशन का रीजन पता लगा हमें, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग है प्लस एम के कारण, तो हमने क्या किया, इसको डीएक्टिवेट कर दिया बाय डाइसल्फोनेशन। डाइसल्फोनेशन से क्या हुआ? रिंग डीएक्टिवेट हो गई। अब इस पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, अब इस पर केवल क्या होगा? नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन यहां पर NO2 लगेगा। अब दूसरा NO2 कहां लगेगा? इसको NO2, इसको SO3 को निकाल देगा, यानी नाइट्रेशन के साथ साथ डीसल्फोनेशन भी होगा। बोलो बेटा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और फिर उसके बाद ये NO2 लग जाएगा, इससे हमें यील्ड ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो चाहो तो आप लिख सकते हो, अल्टरनेटिव मेथड इज बेटर फॉर मोल्ड यील्ड ऑफ नाइट्रिक पिक्रिक एसिड। अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव मेथड या अल्टरनेटिव मेथड is better for more yield of picric acid. Why? Because due to deactivated ring oxidation is not possible now. Due to deactivated ring oxidation is not possible now into parabenzoquinone. बोले बेटा समझ में आ गया ना, मतलब भावना है मेरी, ठीक है। और यहां पर हमने क्या किया, डाई सल्फोनेशन किया। याद रखना एनसीईआरटी ने बच्चों, जेईई मेंस ने इस साल तो ये तक पूछ लिया इंटीजर में कि बताइए ड्यूरिंग यहां पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे। आप सोचो, आप मोनोसल्फोनेशन करवाओगे तो कितने ऑक्सीजन होंगे, 4, डाई सल्फोनेशन करवाओगे तो 7, और ट्राई करवाओगे तो 9, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। अब बच्चा ये याद नहीं रहा, बोले सर मोनो के हिसाब से आंसर अलग आ रहा है, डाई के हिसाब से अलग आ रहा है, ट्राई के। तो मैं हमेशा बोलता हूं कुछ नहीं समझ में आ रहा, एनसीईआरटी याद कर। अब एनसीईआरटी तेरे को याद रहनी चाहिए। क्या एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, डाई सल्फोनेशन, तो आंसर कितना आएगा, 7 ऑक्सीजन आएंगे। तो उसने पूछा था इंटरमीडिएट ये जो कंपाउंड है इसमें कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। समझ रहे हो कितना कितना बड़ा जुल्म हो गया उस बच्चे के साथ जिसको ये चीज याद नहीं रही। लॉजिक तो याद था लेकिन ये याद नहीं रहा कि डाई सल्फोनेशन से बेस्ट यील्ड आती है। बोलो। और फिर डाई सल्फोनेशन के बाद हमने यहां क्या किया, नाइट्रेशन प्लस डीसल्फोनेशन भी साथ में हो रहा है। क्यों भाई, चलें बच्चों आगे, कोई समस्या। हाँ जी, क्या इसमें डाइल्यूट HNO3 डालोगे तो इसमें भी आपका मतलब यील्ड पिक्रिक एसिड की कम आएगी, लेकिन अल्टीमेटली इसमें भी अब तो पिक्रिक एसिड ही बनेगा क्योंकि डाइल्यूट मीडियम में पानी होता है, एसिडिक मीडियम में, तो वो इप्सो सब्स्टिट्यूशन तो करेगा ही सही, क्योंकि SO3 गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, हाँ क्लियर। चलिए एक है ना नोट डाल के एक पॉइंट और ऐड कर लेना यार, वैसे तो हमारे काम का नहीं है। नेफ्थलीन का सल्फोनेशन मुझे बताना था, हालांकि वो वहीं बता देना चाहिए था मुझे, पर कोई बात नहीं, मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने नहीं बताया आपको। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों +80 डिग्री पर अलग प्रोडक्ट देता है, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नॉट इंपॉर्टेंट, पहली बात तो मैं बता दूं नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आ जाए तो थोड़ा सा याद रखना, यहाँ केसीपी टीसीपी का फंडा लगता है। किसका फंडा लगता है, केसीपी। पर मैंने पिछली क्लास में इसलिए नहीं पढ़ाया था कि मुझे नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन आपको सिखानी थी। अगर आपको याद हो तो हमने नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन पिछली क्लास में ही पढ़ ली थी, बस फिनॉल का नाइट्रेशन मेरे को यहां बताना था बिकॉज उसमें डीसल्फोनेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। तो बच्चों यहां याद रखना किस पे अटैक मेजर बनता है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है ना, मतलब अल्फा वाला पोजीशन, और यहां पैरा वाला। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि ये पोजीशन नेफ्थलीन की क्या होती है, अल्फा, याद है। और नेफ्थलीन की बच्चों ये वाली पोजीशन अल्फा होती है, और बगल वाली कौन सी होती है, बीटा बीटा बीटा, और ये भी बीटा। तो आपको याद है ना, हमने कहा था कि इलेक्ट्रोफाइल मेजर अटैक कहां करता है, अल्फा पर। बोलो हाँ या ना, क्योंकि हमने कहा था अल्फा पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स कितने आरएस बनाता था, 7, और यहां कितने बनाता था, 6। ये पूरा मैं प्रूव कर चुका हूं मेरे भाई। तो 7 आरएस ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे या 6 आरएस, इसलिए ज्यादा मेजर प्रोडक्ट ये बनता है। लेकिन याद रखना टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास होगा तो, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो बच्चों इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल प्रोडक्ट बच्चों क्या कहलाएगा, टीसीपी। तो याद करो हमने कहा था जब हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखते हैं तब तो केसीपी बनता है, लेकिन प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखते हैं तो टीसीपी बनता है। और हाई टेम्परेचर पर केसीपी मेजर होता है या टीसीपी, तो याद रखना ये केसीपी है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, एंड दिस इज टीसीपी। तो यहां पर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसके आरएस बना के देखना आप। ठीक है, आरएस भी यहां पर ज्यादा होंगे और यहां हिंड्रेंस भी कम होगी। देखो यहां पर हिंड्रेंस ज्यादा है ना, बगल के हाइड्रोजन से टकराएगी वो। बोलो सही है, नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद रखना नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, पाइरोल, पिरिडीन ऐसी रिएक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में बेंजीन या उस टाइप के कंपाउंड की ही इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शन सिलेबस में है ना। तो मैं साथ साथ आपको ये भी अवेयर कर रहा हूं कि हमारे सिलेबस में क्या है, क्योंकि जब जेईई की तैयारी करते हैं तो हम कई बार भटक जाते हैं ना टॉपिक्स। तो यू हैव टू नो दैट कि दिस इज नॉट इन द सिलेबस, सो चांसेस आर वेरी लेस, बट क्योंकि सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो बता दिया।
बट क्रॉस लगा लेना साइड में, सिलेबस में नहीं है, बट एयर में आ सकता है, क्योंकि पार्शियल एयर टेस्ट वाले क्या करते हैं ऐसा आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि कुछ मॉड्यूल में डाल रखे हैं, तो मॉड्यूल में डाल रखे हैं तो पूछेंगे, है ना। मैंने क्या लिया है, ओ सॉरी, SO3H है बेटा, सल्फोनेशन है ना, सल्फोनेशन की बात चल रही है। SO3H की नहीं, मैं अभी नाइट्रेशन, नहीं SO3H, वो गलती से लिख दिया ना, SO3H ही लिखनी है, SO3H है ना, वो गलती से लिख दिया SO3H। ये जो 60 डिग्री पर इसकी बात की ना, SO3H की बात है, मतलब वो नाइट्रेशन की बात नहीं चल रही। हालांकि नाइट्रेशन में भी यही सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन ये स्पेसिफिक जो टेम्परेचर मैंने लिखवाया है, ये किसके लिए लिखवाया है, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। चले आगे, हालांकि HNO3 होगा तो फिर वहां पर क्या जोड़ोगे आप, NO2, और सल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या जोड़ोगे, SO3H। नाउ क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट नाइट्रेशन के केस में भी अप्लाई होगा। चले आगे, पर ये स्पेसिफिक टेम्परेचर वाले केसीबी डीसीबी कॉन्सेप्ट हमने किसके लिए लिया है, नेफ्थलीन के साथ सल्फोनेशन वाले में। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। क्या पढ़ने वाले हैं, हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन में बच्चों इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या यूज होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल इज X+, बोले तो हेलोनियम आयन, बोले तो हेलोनियम आयन। हेलोनियम आयन कौन होता है, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, आयोडोनियम आयन, बोलो सही है क्या। तो बताइए बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो आप करवाएंगे और हेलोजिनेशन करवाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, हेलोनियम आयन, जैसे कि Cl+, Br+, I+। रिएक्शन कैसे होगी, आओ जरा देखते हैं। बेंजीन पर बच्चों हम क्लोरीनेशन करवाना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, क्लोरीनेशन। तो क्या लेंगे, Cl2AlCl3, क्या लेंगे, Cl2AlCl3। यहां पर लुईस एसिड कौन है, लुईस एसिड कौन है, लुईस एसिड कौन है, शॉर्ट में लिख देते हैं लुईस एसिड है, तो AlCl3 इज दी लुईस एसिड। इसी तरह से ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो याद रखना Br2Fe भी ले सकते हो या FeBr3 भी ले सकते हो, बोलो यस और नॉट। हाई टेम्परेचर तो सभी में रहेगा भाई, तो हाई टेम्परेचर तो अपन कॉमन लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। अच्छा एक बात और, आयोडिनेशन करवाएंगे तो क्या लेंगे, I2। I2 के केस में वी डोंट रिक्वायर्ड एनी लुईस एसिड। व्हाई डोंट वी रिक्वायर्ड लुईस एसिड, बिकॉज I2 बॉन्ड वीक होता है, आपको पता होगा, तो बेंजीन खुद ही इसको पोलराइज कर लेती, तो वी डोंट रिक्वायर्ड एनी लुईस एसिड। अच्छा आगे की कहानी सुनो, करना क्या है सर, सिंपल है, एक क्लोरीन बच्चों यहां से H को तोड़ो और Cl को जोड़ो, क्या बोला, H को तोड़ो Cl को जोड़ो, तो अब बताओ क्या बाहर आ जाएगा, HCl। क्या बजाएगा, HCl, और बन क्या जाएगी, क्लोरोबेंजीन, और इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्या बोलेंगे। और क्या ये रिएक्शन डार्क में करवाओगे आप, बिल्कुल नहीं। अगर डार्क में करवा रहे हो तो फिर हीट करो, है ना। देखो याद रखो, हीट करना पड़ेगा आपको। डार्क में वो तब होती थी जब हम फोटोलुजिनेशन की बात करते थे और हम बोलते थे डार्क में करवाते तो फिर हीट देनी पड़ती थी, तो ऐसे बोलो, है ना, कि डार्क में, तो डार्क में फिर हीट देंगे हम, है ना। सनलाइट में रिएक्शन नहीं होती, सनलाइट में फिर वो गैमेक्सीन बन जाता है, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। ऐसे बच्चों यहां पर आपका क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, और एक H निकल के HBr बना देगा। यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, आयोडोबेंजीन, तो ये तो हो जाएगा ब्रोमिनेशन, ये हो जाएगा आयोडिनेशन, साथ में क्या बन जाएगा, HI, साथ में क्या बन जाएगा, HI। अब मेरे दोस्त यहां पर देखिए एक प्रॉब्लम है, यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि HCl से स्ट्रॉन्गर एसिड HBr और उससे तगड़ा एसिड HI। तो आपको नहीं लग रहा कि बहुत तगड़ा एसिड है तो वापस से इप्सो सब्स्टिट्यूशन करना स्टार्ट कर देगा और I+ को निकाल के वापस I2 बना देगा, बोलो भाई, इसका I उसके I से जुड़कर I2 बना देगा, स्टेबल मॉलिक्यूल है, गुड लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, बोलो हाँ या ना। तो इसलिए इस HI को निपटाना जरूरी है। आयोडिनेशन इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन, तो रिएक्शन कौन सी फास्ट आएगी,
R1 R2 या R3, फिर R2 फिर R3, तो इसको हटाना जरूरी है। इसको हटाने के लिए बच्चों हमें यहां पर डालना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डालना पड़ता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पहले ही बताया क्या क्या हो सकता है, HiO3, HiO4, इसके अलावा HNO3 भी, यस और नॉट। तो यहां ध्यान रखना, हमें लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। आपको याद हो तो मैंने पहले ही बताया था 5 मॉलिक्यूल ऑफ HI, 1 मोल ऑफ HNO HiO3 के साथ जैसे रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? कितने H हो गए? 6। और कितने हो गए? 3, तो 3H2O बन जाएगा। और कितने I हो गए? तो क्या बन जाएगा? 3I2। तो समझ गए ना, इस HI को निपटाने के लिए, क्योंकि ये इप्सो सब्स्टिट्यूशन करके इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड ना ले आए, इसलिए वी हैव टू रिमूव HI, सो वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच डिस्ट्रॉय HI इनटू I2। और I2 में डिस्ट्रॉय करने से क्या बेनिफिट होगा? I2 एज ए रिएक्टेंट काम आने लग जाएगा। अरे बोल दो यार। So we need oxidizing agent which destroy HI, byproduct HI into I2 so that iodination goes forward। भाई बाई प्रोडक्ट हटाओगे तो पीछे वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम क्या आएगा? फॉरवर्ड। जानते हो ना, ली चैटेलियर प्रिंसिपल होता है। अब इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख के बताओ, किसी एक का लिख दो। ब्रोमिनेशन का लिख दो। ब्रोमिनेशन मान लो मैं Br2Fe से करवा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों Br2Fe में क्या होता है? 2Fe मिलकर 3Br2 से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं? 2FeBr3। फिर क्या होगा? अब FeBr3 बच्चों क्या करेगा? बचे हुए किससे रिएक्शन करेगा? Br2 से। इसमें Br2 याद रखना थोड़ा एक्सेस में लेते हैं। इस केस में Br2Fe में हम Br2 को लगभग 1.1 इक्विवेलेंट लेते हैं। कितने लेते हैं? जैसे इसमें तो हमें 1 इक्विवेलेंट की ही काफी है, इसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि 0.1 इक्विवेलेंट जो होगा पहले वो FeBr3 जनरेट करेगा। बोलो यार। और ये आपका क्या है? लुईस एसिड। क्या है ये? लुईस एसिड। तो लुईस एसिड अब बचे हुए Br2 को तोड़ के क्या बनाएगा बताओ? FeBr4 माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा? Br पॉजिटिव। आपको नहीं लग रहा कि Br माइनस इसको जो साथ जुड़ जाएगा? अरे बोल दो यार, हैलाइड्स नेचर होते हैं ना ये। अब बताओ बच्चों ये क्या जाएगा? Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और ब्रोमीन बेंजीन क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो क्या आपको नहीं लग रहा, अब तो पुरानी कहानी है, कितनी ही बार रिपीट टेलीकास्ट हो चुकी है। Br प्लस अटैक करेगा ऑन बेंजीन रिंग, बना देगा RDA स्टेप में क्या क्या बना देगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और यहां पर H और Br आ गया, ये बन गया हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया FeBr4 माइनस ने, जो कि एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और यहां से निकाल देगा FeBr3 माइनस HBr और बना देगा हमारा क्या? ब्रोमोबेंजीन। और इसकी एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और हैप्पी एंडिंग हो गया हमारा। बोलो बात समझ में आ गई? रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इधर देखो जरा, एक बार देखो, वो काम छोड़ दो। देखो Fe प्लस Br2 लेने का फायदा क्या है? FeBr2 का फायदा ये है कि हाथों हाथ FeBr3 बन रहा है और हाथों हाथ वो रिएक्शन कर रहा है बचे हुए Br2 से टेस्ट ट्यूब में, और उसमें से Br प्लस निकाल रहा है। वो Br प्लस जाके बेंजीन के H को वाले कार्बन पर जाके जुड़ रहा है और क्या बना रहा है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और अब वो FeBr4 माइनस जो निकला था वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? बेस की तरह। और क्या कर रहा है? H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, और उसमें से Br माइनस H प्लस को लेकर क्या बना देगा? HBr। और अब क्या बचा? FeBr3। यानी ये लुईस एसिड वापस से अब यूज होता जाएगा। तो समझ रहे ना 0.1 इक्विवेलेंट ही क्यों लिया? क्योंकि वो कंज्यूम तो हो ही नहीं रहा, अब वो रिसाइकल होता रहेगा, रिएक्शन बार बार चलती रहेगी। बोलो मेरे भाई। और यहां पर बच्चों ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनके वापस आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच में प्लस माइनस के। लेकिन यहां पर एक डाउट है, यहां पर आप मुझे बताइए Fe प्लस Br2 ज्यादा सही है या FeBr3 प्लस Br2 ज्यादा सही है? मतलब जैसे लिखा है वैसे। क्या हुआ यार? हाँ, यहां पर क्वेश्चन ये है बच्चों कि Br2Fe वर्सेस FeBr3, Br2 FeBr3, मतलब ये लें तो ज्यादा सही है
या ये लें तो ज्यादा सही है? क्यों? एक स्टेप बच जाएगा। तो भाई ध्यान रखो, तुम गलत हो। ये सही तो है लेकिन इससे ज्यादा सही है। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हारे आईआईटी में जब सिलेक्शन हो जाएगा और तुम आईआईटी की पार्टी दोगे, मान लो मुझे भी बुला लेते हो, अपने दोस्तों को भी बुला लेते हो, तुम बोलोगे सर आओ, बाकी दोस्तों आओ भाई, मेन्यू ऑर्डर ऑर्डर करते हैं, तो वेटर को आप बोलोगे भाई ये ले आना, आप इसके अलावा मलाई कोफ्ता ले आना, पनीर ले आना है, हलवा ले आना, गुलाब जामुन ले आना, है ना, नान ले आना, ठीक है, और बढ़िया से दाल मखनी और चावल और जो जो भी आपने वेज बिरयानी बोली, ऑर्डर वगैरह सब दे दिया। अब उसने बोला सर एक मिनट, ये बताइए रेडीमेड भी रखा हुआ है सारा का सारा फ्रिज में, है ना, 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना, और आप बोलो तो हाथ वाथ प्रिपेयर भी करके ले आऊं, 15-20 मिनट लगेंगे। तो अब आप क्या बोलोगे, मुझे तो बासी दे दे भाई, तू मेरी आदत पड़ चुकी है कोटा में रह के बासी खाने में, या आप बोलोगे नहीं रेडीमेड बना के दे, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड बना के दे? तो भाई इट इज बेटर टू यूज लुइस एसिड फ्रेशली। तो इसको बोलते हो आप इन सीटू प्रिपरेशन। कौन सी प्रिपरेशन? अरे जोर से बोलो। इन सीटू। ये क्या है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड। जब भी पॉसिबल हो, जब भी पॉसिबल हो फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करो भाई खाना। बोलो सही है? तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लुइस एसिड इज बेटर, यस और नॉट? कोई भी कैटलिस्ट, कोई भी रिएजेंट बच्चों फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा तो उसके खराब होने की संभावनाएं नहीं होगी। तुम बोलोगे नहीं FeBr3 ले आता हूं, डब्बा खोलता हूं, उसमें FeBr3 Br2 में मिक्स कर देता हूं, तो हो सकता है वो FeBr3 ऑलरेडी एनहाइड्रस से हाइड्रस हो चुका हो, क्योंकि बार बार खुलने से एयर जाती नहीं जाती अंदर बॉक्स में, तो वो मॉइस्चराइज हो जाएगा, तो हाइड्रस में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो आप मुझे बताओ हाथों हाथ बनेगा तो क्या उसके एनहाइड्रस होने की संभावना होगी क्या? अरे बोल दो। हाँ नो डाउट आपका एक स्टेप ज्यादा लगा, बट क्या आपकी ईल्ड तो बढ़ जाएगी? तो ये क्या है आपका? रेडीमेड। क्या है ये? तो रेडीमेड बेटर है या फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेटर है? हालांकि इसमें आप फ्रेशली प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उस नॉर्मल कंडीशंस में उस तरह से यहां रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो अब जैसे आप मान लो केक भी ऑर्डर करते हो, चलो पहले केक काटा जाएगा, तो उसमें भी आपसे वो बोलेगा सर फ्रेशली प्रिपेयर्ड भी है और रेडीमेड भी है, तो आप बोलोगे ठीक है फ्रेशली प्रिपेयर्ड ले आओ, तो भाई वो तो 6-8 घंटे से पहले नहीं बनता है केक, तो क्या 15-20 मिनट तो वेट कर लेंगे, पर केक वगैरह के लिए फ्रेशली प्रिपेयर बोलते हो क्या आप कभी? केक तो भाई ऑलरेडी बैग्ड करके रखा होता है ना। नहीं आई समझ में? जैसे वो बोलेगा गुलाब जामुन ले आओ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तो गुलाब जामुन बनने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑलवेज इट इज नॉट बेटर, पर नॉर्मली इट इज बेटर टू यूज एनी रिएजेंट फ्रेशली, और इसको हम क्या बोलते हैं? इन सीटू। क्या बोलते हैं? समझ में भी आ रही नहीं आ रही? क्या केवल गुलाब जामुन और मिठाइयों में खोए हुए हो, केक में है? रिएक्शन समझ में नहीं आ रही अब दिमाग में गुलाब जामुन दिख रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, बात समझ में आ रही है? तो मेरा पॉइंट यह है कि जब हम सीधा हाथों हाथ बना रहे हैं तो उसके खराब होने की संभावना नहीं, तो टेस्ट ट्यूब में वो हाथों हाथ बन के हाथों हाथ रिएक्शन शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं इन सीटू प्रिपरेशन, राइट? एक मिनट, क्लियर है? चलो अब बोलो। अच्छा डबल, भाई तू गुलाब जामुन के अंदर खो गया था इसलिए तेरे को नहीं आया क्या? बाहर समझाऊंगा, है ना? बस यहां देख, ये देख, Fe+Br2, Fe-Br3 बना, हाथों हाथ वो बनाए तो उसके एनहाइड्रस रहने की संभावना है, उसमें डस्ट पार्टिकल, उसमें दूसरे पार्टिकल नहीं रहेंगे। अब आप तो Br2 Fe यूज करेगा तो एक स्टेप तो बच जाएगी, लेकिन Fe-Br3 हो सकता है कंटामिनेटेड हो, उसमें कोई और इंप्योरिटीज हो, वो एनहाइड्रस की जगह हाइड्रस हो जाए, राइट? अच्छा एक बात बताओ, Cl2 AlCl3 के केस में कैसे रिएक्शन होगी? क्या उसमें तो सीधा यहां देखो इधर AlCl3 प्लस Cl2 क्या बनेगा? AlCl4 माइनस और Cl+, अब वो यहां पे अटैक करेगा क्लोरो सिग्मा कॉम्प्लेक्स आयन, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स पर AlCl4 माइनस अटैक करके AlCl3 HCl अलग कर देगा और क्लोरोबेंजीन बना देगा। आयोडोबेंजीन के केस में कैसी होगी? आयोडोबेंजीन के केस में सीधा यहां पर बेंजीन I2 को ही तोड़ देगी, वीक बॉन्ड है, तो I+ और I- में पोलराइज हो जाएगा, वो I+ बेंजीन पे जुड़ जाएगा, और बाद में I- क्या करेगा? खुद ही H+ निकालकर HI बना लेगा। वी डोंट रिक्वायर्ड एनी लुइस एसिड। समझ में आ गया? बस उस केस में हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, बनते ही HI को तोड़ना पड़ेगा इनटू I2। बोलो हाँ, और कोई डाउट? आयरन का रस्ट पाउडर, मतलब वो आयरन का पाउडर
कोई भी सॉलिड हम जब लेते हैं ना तो पाउडर फॉर्म में लेते हैं। पाउडर इसलिए ताकि वो सरफेस एरिया उसका ज्यादा हो, रिएक्शन ज्यादा हो। कोई भी कहीं भी कोई सॉलिड लो ना, ध्यान रखना उसका पाउडर फॉर्म लिया जाता है, बुरादा। जैसे आयरन का बुरादा होता है ना, तो वो ताकि तुरंत रिएक्शन शुरू कर देता है। एक चिमटी 2 स्पैचुला से हमने लिया और डाल दिया Br2 लिक्विड में, तो हाथों तो रिएक्शन करके FeBr3 में 2 कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब 0.1 इक्विवेलेंट तो FeBr3 बना के रेडी हो जाएगा। अब वो बचा हुआ Br2 को तोड़कर Br+ और Br+ बेंजीन से रिएक्शन शुरू कर देगा। ठीक है बेटा? अरे यार रिपीट पूछ रहे हो, अभी तो बताया था 1 2 3 R1 R2 R3 पूछा, बोला तो था बेटा, है ना? हाँ, फ्लोरिनेशन के लिए हमें वो आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको कौन सी रिएक्शन होती है, वो आपकी बाल-शीमैन रिएक्शन। क्योंकि फ्लोरिनेशन से क्या क्या है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण वो रिलेटिवली लुईस एसिड से उतना अच्छी यील्ड नहीं देता है। वैसे F2+ BF3 से बना तो सकते हो, लेकिन बहुत ही पुअर यील्ड आती है ना? तो अगली क्लास में अपन सीखेंगे। फिलहाल अपन आगे चले, बोलो चले आगे, अरे बोल दो। हाँ, अब सुनो मेरी बात। अच्छा एक बात और ध्यान रखना भाई, इन सभी रिएक्शन में सिग्मा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन RDS है, तो एक पॉइंट लिखो, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज RDS। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज RDS। दूसरा क्या लिखा हमने, ये देखो डबल राइट, समझ गए ना? तो लिखो इट इज बेटर टू प्रिपेयर लुईस एसिड फ्रेशली। इट इज बेटर टू प्रिपेयर लुईस एसिड फ्रेशली। मेरी भी गलती थी, मैंने गुलाब जामुन और थोड़ा कहानी खाने पीने की ज्यादा ही डिटेल में ले ली, तो तुम इस पॉइंट को थोड़ा कम समझ पाए, है ना? बाकी ये तो समझ में आ गया ना, ये बेटर है, अभी तो क्लियर है ना? इट इज बेटर टू यूज लुईस एसिड फ्रेशली। नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा एक एक्सेप्शन याद रखना, सल्फोनेशन की तरह ही आयोडीनेशन भी आइसोटॉपिक इफेक्ट शो करता है, तो लिखो like sulfonation iodination also shows isotopic effect exception। रीजन क्या इसका समझाने की जरूरत है? रीजन वही हो जाएगा ना एक्सेप्शन, जो हमने वहां रीजन बताया था, सेम वही ग्राफ से रिलेटेड। तो आयोडिनेशन like sulfonation iodination also shows isotopic effect, मतलब यहां पर भी आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। लेकिन किसमें होगा ये? आयोडिनेशन में। किसमें नहीं होगा? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में रेट किसकी ज्यादा आएगी? C6H6 C6D6 या C6T6? सेम। लेकिन आयोडिनेशन के केस में C6H6 ग्रेटर देन C6D6 ग्रेटर देन C6T6। क्या ये पॉइंट्स लिखने की जरूरत है? क्या ये लाइन जो हमने लिखी है वो सफिशिएंट है? चलो अब कुछ क्वेश्चन के फटाफट आंसर दो। यहां पर मान लो मैंने आपको दे दिया क्लोरीन और इसकी रिएक्शन Cl2AlCl3 से करवाई, फटाफट करो। जल्दी से आंसर बनाओ। चले बच्चों आगे। तो देखो इसमें सबसे पहले आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा, कहां पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा? पैरा प्लस साथ में क्या ऑर्थो आइसोमर बन जाएगा? ऑर्थो आइसोमर समझते हो ना, ये वाला ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। बोलो यार, तो ये आपका मेजर होगा। ऐसे ही बताओ यहां पर भी ऑर्थो मेटा या पैरा? मेटा। बोलो क्यों? क्योंकि बच्चों ये आपका क्या होता है, प्लस एम या माइनस एम? माइनस एम। ये जबकि लोन पेयर है तो ये वीक डीएक्टिवेटिंग था, लेकिन मैंने कहा था लोन पेयर है तो कोई एक्सेप्शन नहीं है।
तो ऑर्थो पैरा में से क्या बनेगा, पैरा, जबकि यहां ये माइनस आई माइनस एम है, याद है, ये भी आपका माइनस एम है, तो ये दोनों आपके क्या देंगे, पैरा, सॉरी मेटा, क्या देंगे, मेटा। अब देखो वैसे तो यहां 3 पोजीशंस हैं, लेकिन सिग्निफिकेंटली केवल कौन बनेगा, एक। अगर कोई पूछे थ्योरेटिकली कितनी पॉसिबिलिटी है, तो बोलेंगे 3, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। लेकिन आपसे पूछे इसके कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, तो एक ही बनेगा, क्योंकि मेटा डायरेक्टर है, ये भी मेटा डायरेक्टर है, हाँ या ना, आसान ही कर लिया था आपने। अच्छा ऐसे ही मुझे बताओ, अगर मान लो मैं आपको ये ले लूं, ये वाला कंपाउंड, Br2Fe, अगर मैं कहीं हीट लिखना भूल जाऊं तो रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑटोमेटिकली लेना है ना, वो बोलने वाली बात नहीं बार बार। बताओ इसमें कहां पर रिएक्शन होगी, आपको याद है मैंने पहले भी बताया था, अटैक यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का जब करवाते थे, तो क्योंकि यहां पर कौन सी रिंग पे अटैक होगा, जो एक्टिवेटिंग होगी या जो डीएक्टिवेटिंग, जहां प्लस एम ग्रुप होगा या जहां माइनस एम, प्लस एम। तो बच्चों मेजर प्रोडक्ट आपका कौन सा वाला बनेगा, प्लस एम वाली रिंग पर, यानी लेफ्ट रिंग पर या राइट रिंग पर, लेफ्ट। अब लेफ्ट की भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, और बी आर जोड़ दें यहां पे सीधा, अब ये तो बन जाएगा मेजर, और माइनर क्या बन जाएगा इसका, ऑर्थो आइसोमर। क्या बना लिया था आप लोगों ने। ऐसे मुझे बताइए आईसीएल में आई जोड़ोगे या सीएल, क्यों, क्यों, हाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। रटे रटा आंसर देने की जगह लॉजिकल आंसर दिया करो, है ना, कि सर ये पार्शियली निगेटिवली चार्ज है और एल्यूमिनियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो सर ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को तोड़ेगा ना, तो यहां से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, आई प्लस या सीएल प्लस, और अगर आई प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो वो आयोडीन ही जाके बेंजीन पर जाके जुड़ जाएगा। तो इसलिए आयोडीनेशन का करवाने का बेटर तरीका ये रहता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, आयोडीनेशन हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले थे, उसकी जगह ये ज्यादा बेटर रहता है। क्यों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब एच आई नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, HCl। बोलो यार। चलो आगे बताओ, 2 मोल आई सी एल लिया है, तो कितने आई जोड़ दोगे, 2। कहां पे जोड़ोगे, ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे, NH2 के ऑर्थो पर, क्योंकि ये प्लस एम ग्रुप है तो ये ओपी डायरेक्टर, और ये माइनस एम ग्रुप है तो मेटा डायरेक्टर, तो रीइंफोर्स पोजीशन बन गई। बोलो बेटा सही है। चलो थैंक यू सो मच, इसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन, है ना, यहां तक क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक, ऐसे भी पूछ लेगा, HCl निकल रहा है तो एसिडिक, वो तो सभी में एसिडिक होगा, HCl HBr क्या बना रहे हैं, एसिडिक। ठीक है, थैंक यू सो मच। यार आज थोड़ा बेटा जल्दी में हूं मैं ना, घर से फोन आ गया है हमारे होम मिनिस्टर का, तो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि बच्चे को स्कूल से लेकर आना है, बिकॉज बारिश बहुत तेज हो रही है ना, वरना मैं आज आपको 1:45 से पहले छोड़ने के मूड में नहीं था। लेक्चर नंबर, आज आप बच गए हमारे होम मिनिस्टर के कारण, ठीक है, उन्होंने बोला आज लाना ही पड़ेगा, मैंने पहले मना ही किया था। ठीक है, तो डाउट मैं कल लूंगा, है ना। लेक्चर नंबर 16, बस एक लेक्चर का और ये चैप्टर, फिर हम स्टार्ट करेंगे नया। थैंक यू। डीपीपी के डाउट कल डिस्कस होंगे ना, आज शाम का, एक मिनट, आज शाम का डाउट टाइमिंग आ सकते हो 5 से 6, कितने बजे डाउट टाइमिंग रहेगा, 5 से 6।
एक मिनट भाई, एक मिनट, दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो। ये देखो, ये किसी भी तरह से तो हो जाता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे हम Br2CCl4 में जब रिएक्शन कराते हैं तो वो KCl-DCl बनते ही है वहां पर। जनरल स्टेटमेंट है कि नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वो तो फिर इंटरनल अटैक करके एक तरह से एनजीपी रिएक्शन हो जाती है ना, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। केमिस्ट्री का टेस्ट मुझे याद नहीं है, पूछना पड़ेगा। एक्चुअली आपसे क्लास से ना पिछले एक वीक से कोई कनेक्शन नहीं, तो पता करना पड़ेगा। आप कुमान जी को मैसेज डाल दो, ठीक है।